ये इंडियन एक्सप्रेस एक हिंदू में भी आया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन से। सो अगेन आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे आपको फ़ायदा होगा। आवाज़ आ रही है ना? हेलो हेलो। ठीक है। नमस्ते। आज आ गए टाइम पे? चलो बढ़िया। ठीक है, चलो। सो अगेन देर आर टू आर्टिकल्स, आज के न्यूज़पेपर का है। एंड वी विल डिस्कस कि, डिस्कस नहीं, बस आपको बता दूंगा कि पढ़ना है। डिस्कस तो पढ़ने के बाद होगा, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं होगा तो देर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग इट एट सेल्फ, फाइन। सो फर्स्ट आर्टिकल इज़ रिटन बाय होम? सी राजा मोहन। मैं बार बार कहता हूँ, यदि सी राजा मोहन कुछ लिख रहे हैं आईआर पे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। सो सी राजा मोहन ने क्या लिखा है? द यूरोशियन टर्मोइल, फाइन। सो क्यों लिखा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने आर्टिकल भी यहाँ पे डाल दिया है। तो कुछ हो रहा है क्या अभी सेंट्रल एशिया में? कुछ हो रहा है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। कजाकिस्तान का इशू, फाइन। सो नूर सुल्तान करके एक वहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, या फिर उसका कह लीजिए डिक्टेटर, जो भी बोल दीजिए आप उसको। सो वो काफ़ी टाइम से रूल कर रहे हैं, और पीपल आर अगेन रिबेलिंग अगेंस्ट दैट रूल। डायरेक्ट इसका यही है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इट इज़ रिटन इन दिस आर्टिकल, और उसके कंसिक्वेंसेज फॉर द इंडिया इज ऑल्सो देयर, फाइन। सो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्यों हो रहा है। क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम से वो रूल कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यूएसए इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, बिकॉज इट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द रशिया। एंड रशिया को हमने देखा उस दिन, क्वेश्चन भी देखा था। रशिया और इंडिया, और सॉरी रशिया एंड यूएस, बोथ दे आर कंपिटिटिंग इन सेंट्रल एशिया। सो उसके लिए कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहे हैं इस सारे इश्यूज को। एंड दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस ओनली। आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है। अगेन माई पर्पज टू डिस्कस दिस आर्टिकल इज कि आपको आइडिया देना कि कैसे आईआर से पढ़ के आपको ये सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हैं, फाइन। सो पढ़ लेना, नहीं समझ आया तो वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल, फाइन। नाउ सेकेंड आर्टिकल अगेन इट इज ऑन द हिंदू। इसमें क्या लिखा हुआ? इट इज ऑल अबाउट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, फाइन। सो व्हाट इज दैट आर्टिकल? इट इज ऑल अबाउट द सेल दैट इंडियन डिप्लोमेसी स्टेटक्राफ्ट नीड, फाइन। सो इसमें ये पढ़ के क्या लग रहा है, जो अपना हेडलाइन है उसको पढ़ के क्या लग रहा है? व्हाट व्हाट कैन बी द कवरेज? इश्यूज क्या क्या हैं अभी, फाइन। किस चीज़ में लैग कर रही है? सो मोस्टली इसी पर डिस्कस कर रहे होंगे ये। सो हमने भी डिस्कस कर रखा है इस सबको, देखना कहीं ना कहीं यू विल सी द ओवरलैपिंग कंटेंट, फाइन। एंड दैट इज द ब्यूटी। तो ये सब आपको ना पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस सपोज यहीं पे देख लेते हैं। मैंने कहा था कि सेंट्रल एशिया और यूरेशिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसमें भी लिखा हुआ है, फाइन। कोर्स करेक्शन के बारे में पूछा, हमारे मेरे टाइम विजन, हमने कहा था इंडिया इज सी ब्लाइंड कंट्री। सो देख के लग रहा है इसमें यही सारी बातें होंगी। थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा होगा, कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज थोड़ा और रिफाइंड होगा, फाइन, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हाट वी लार्जली नीड इज ए यूपीएससी में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, एंड उसको अपने लैंग्वेज में लिखना, तो दैट इज बेटर। अगेन बॉर्डर कनेक्टिविटी इशूज, फाइन, दैट टुडे वी आर सपोज टू डिस्कस। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है, फाइन। ऑल्सो यूएस का स्टैंड, रशिया आएगा, चाइना भी आएगा, इसमें सब आएगा। हमने देख लिया है, ओवरव्यू एक बार कर लिया है, लार्जर व्यू कर लिया है। एंड असर्टिव अबाउट राइट्स, जो हमने कल कहा था, डिस्कस किया था, बी फॉर्म बट बी फ्लेक्सिबल, फाइन। हमने ये डिस्कस किया था, बी फॉर्म बट बी फ्लेक्सिबल। मैंने भी इसको नहीं पढ़ाया, बट इट गिव्स एन आइडिया कि यही होगा इसमें, फाइन। सो दिस सिग्निफाइज द ब्यूटी, जो हमने आज तक 6 से 7 क्लासेस में लगातार कवर किया है, कि इट विल रिड्यूस योर पेन प्लस टाइम, फाइन। सो नया कुछ नहीं होगा उसमें, सब कुछ वही होगा, ओनली यू विल हैव टू रिकॉल द थिंग्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, फाइन। दैट इज द 2 आर्टिकल आई सजेस्ट यू टू रीड। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। और आपको देखिए, ऑफ लेट मैंने जो देखा, द ट्रेंड व्हाट सजेस्ट कि यूपीएससी का जो भी ट्रेंड हो गया इस साल का ही देख रहे हैं। सो नाउ रॉट लर्निंग विल नॉट वर्क। जो रट्टा मार के पढ़ लेते थे, कुछ चीज़ें रट के गया हो गया, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। नाउ यू नीड टू हैव एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, फाइन। आई कैन डिस्कस इज इजली दिस बोथ आर्टिकल, फाइन। लेकिन आपकी कभी वो एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। माई वर्क इज टू इन्वोक अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग माई स्टूडेंट्स और माई फ्रेंड जो भी हैं, फाइन। उस दिन जो हो गया, प्लस टू गिव यू बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। वंस इट इज क्लियर, इट विल इन्वोक एंड ए, कहते हैं ना कि इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एज वेल। वो जिस दिन हो गया, वो खत्म हो गया मेरा काम, फाइन। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट माई पर्पज, लार्जर पर्पज इज। अगेन रेस्ट
एवरीथिंग यू विल फाइंड ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रहती ही हैं. यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ द हायर क्लास, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ द अदर क्लासेस, बट अगेन पर्पस फुलफिल नहीं होता. माई पर्पज इज टू गिव यू एन एनालिटिकल थिंकिंग, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, प्लस थोड़ा सा आपको बताना कि बेसिक्स क्या क्या हैं चीज़ों के. वंस यू आर डन विथ ये सब बहुत ईजी हो जाएगा. फाइन, ठीक है. सो चाइनीज़ प्रोवर्ब है, कहते हैं ना कि एक होता है कि फिश दे दिया डायरेक्ट, दूसरा होता है हाउ टू कैच द फिश. सो माई पर्पज एंड माई एक्चुअली ओरिएंटेशन टू हाउ टू कैच द फिश आपको बता देना. सो वंस यू नो हाउ टू कैच द फिश, रेस्ट इज क्वाइट स्मूथ, इट विल बी केक वॉक फॉर यू ऑल. फाइन, सो दैट इज द माई पर्पज ओवरऑल. चलिए, तो ये दोनों आर्टिकल पढ़ लेना, एक हिंदू में एक इंडियन एक्सप्रेस में. फाइन, आप ये हिंदू में और ये वाला इंडियन एक्सप्रेस में. फाइन, सो एक सी राजा मोहन जी ने लिखा है, अगेन ही इज़ अ फिनोमिनल राइटर. आयर के इसके इनके आर्टिकल्स आप पढ़ा कीजिए. ये हो गए, या फिर अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर पे लिखते हैं रेगुलरली, उसके पढ़ा कीजिए. दीज दे विल गिव यू एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बट अगेन जो हमने डिस्कस किया वही होगा, आई कैन एश्योर यू. लैंग्वेज बदल सकता है, कुछ ऐड दे सकते हैं, बिकॉज मैंने एक दो वर्ड देखे थे बड़े अच्छे लगे थे, आप भी पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो वी विल डिस्कस दिस. फाइन, चलिए. सो नाउ लेट अस ट्राई टू come to the point, that is the Indo-Pak relation. Fine, so India-Pak relation. Fine, so can you see this meme? What it signifies actually? So so it's basically a paper tiger. Fine, so this is India, that is constant, almost constant है हम लोग. Fine, कभी कभी गुस्सा होते हैं, कभी नहीं होते हैं. And this is the China, that is having the lashes of what? It's a dog, that is Pakistan. जो हम खराब टर्म में बोल रहे हैं, but in the refined term it is a satellite country of the Pakistan, or it's a dependent country of the Pakistan. ऐसे sorry China. Fine, so शुरू में क्या कर रही है, लेसेस थोड़े से टाइट करें तो भौंक रहा है, लूज कर दिया तो क्या हुआ, शांत बैठ गया, पुचकार दिया थोड़ा तो उनके पास बैठा, फिर से लेसेस कर दिया. सो दिस इज द पाकिस्तान एक्चुअली. सो इट सम्स अप व्हाट इज पाकिस्तान. आपको कुछ आइडिया मिल गया हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. फाइन, दिस इज द एंटायर जो पाकिस्तान का जो साइकी है, इट इज डिफाइंड इन दिस मैम. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इन्वोक करने के लिए. फाइन, चलिए. सो चलिए, अभी मैं आपसे पहले करता हूँ कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ मी, कि हमें क्या क्या डिस्कस करना चाहिए. देन आई विल डिस्कस कि मैं क्या क्या करूँगा. फाइन, सो चलिए, बॉर्डर डिस्प्यूट ये हो गया. बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या क्या, बॉर्डर डिस्प्यूट में टेररिज्म थोड़ी ना आएगा. टेररिज्म से एक नया वर्ड आया, पॉलिसीज. फाइन, पॉलिसी ऑफ इंडिया विज़ चाइना, सॉरी विज़ पाकिस्तान. फाइन, सो बॉर्डर डिस्प्यूट में इन केस यू नो इनसाइडर डिटेल क्या क्या हैं बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, एनी आइडिया. सो पहला है, हाँ, तो एक आया सर क्रीक, दैट वी विल डिस्कस. फाइन, उसके बाद दूसरा दैट इज कश्मीर बेसिकली. फाइन, कश्मीर इशू. फाइन, दैट वी विल डिस्कस. और कोई, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी, IWT, that we will also discuss. Next, कुछ भूल रहे हैं आप लोग? सियाचिन. Fine. So these are the border dispute largely that we will try to discuss. Fine. और कश्मीर में सब आ जाएगा. कश्मीर में आपका PO को गिलगिट वो भी आएगा. इसका सब सेक्शन लगा लीजिए, गिलगिट हो जाएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू. फाइन, इसका सब सेक्शन में आ जाएगा. फाइन, so that are the border dispute between the India and Pakistan, that is largely there, still there. Fine, that we will try to cover. Now दूसरे ने someone told about the policy, so we will see, initially we will see the policy aspect only. Fine, so what is the larger policy of the India vis-a-vis Pakistan. Fine, so we'll see ki if it is foolproof, or if there is a need to change, or if there is a not like it is half filled or half empty wala. Fine, so we'll also see this aspect, and we will also see what Pakistan thinks of India. Fine, so that will be the coverage, larger coverage. Then we will see the what are the solution to the various problems. Fine,
because this is very important. As an administrator, they will ask you largely the solution, right? So do you have any idea about what can be the solution between India and Pakistan? And what is larger idea of Pakistan of you people? What you people think of Pakistan? 3 ऑप्शंस मैं दे रहा हूं. पहला पीसफुल रिलेशन, दूसरा डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, तीसरा टेक हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज टू सॉल्व इश्यूज. टेक हेल्प, सो टेक हेल्प एक आ गया, और रेस्ट ऑफ पीसफुल वाला. बाकी कोई किसी के दिमाग में आता है खत्म कर दो पूरा, वाइप आउट द पाकिस्तान फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं है ना? सो दैट इज गुड. So when you talk about the wiping out, so मैंने कहा हमेशा there is a collateral damage. There are chances of collateral damage as well, because Pakistan is also a new country. We will see what is the policy of India vis-a-vis Pakistan. So when we see the taking help of other countries, so it is not India's official position. Fine. We always call the issues between India and Pakistan is bilateral. Bilateral मतलब 2 लोग बैठ के ही जो बात करेंगे. सो हम तीसरे कंट्री को एंट्री देने की बात ही नहीं करते, तो देयर इज नो चांस, और हो ही नहीं सकता कि हम थर्ड कंट्री को चांस दें. लेकिन हाउएवर मोदी जी ने गलती से बोल दिया था ट्रंप को कि मैं आपको इनवाइट करता हूं टू सॉल्व द इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट्स वाई कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत चीज़ें ना यू हैव टू च्वी, काफ़ी सोच समझ के बोलना पड़ता है. unless you are not talking what you are supposed to, you are having the policy, it may backfire. Fine. That's why आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल रिलेशन के ड्राफ्ट होते हैं वो देख के पढ़े जाते हैं. यू सी इट इन द यूनाइटेड नेशन और यू सी इन एनी फोरम. फाइन. सो जनरली लोग देख के पढ़ते हैं. दैट इज द इशू. इसलिए हम बायलैटरल की बात करते हैं, मल्टीलैटरल बात नहीं करते. सो दिस विल द अगेन एंटायर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. फाइन. So let us try to understand if we are able to expect your match your expectation or not. So let us start first with very very thought-provoking statement. That is, logic of geography is unrelenting. What is meaning of it? What is the larger meaning of it? Exactly. Somehow यही है. Means you need to have good relation with the your neighbors. जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. What is the importance of your neighbors? If you are not having a good relation with your neighbors, you will be losing. You will be at losing position always. It can harm you economically. It can harm you क्या कहते हैं security aspects, or it can dent your image as well. Fine. So logic of geography is quite unrelenting. You can't ignore this thing. Fine. And again there is a statement, kind of the statement, statements बोलते हैं ना, जो एकदम से पहुँचे हुए लोग होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, उनको कहता है स्टेटमेंट्स. फाइन. स्टेटमेंट स्टेटमैन कहा जाता है, और उनके स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट कर देंगे. समझ में आया? इट इज़ अगेन टंग ट्विस्टर. फाइन. सो जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनको कहता था स्टेट मैन है ये. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स. जब ये गए थे लाहौर, ट्राई टू रिकॉल, फेमस बस से नवाज शरीफ, उसके कुछ टाइम के बाद हमारे ऊपर अटैक हुआ था, दैट कारगिल वाला, है ना. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड इज इट हमेशा के लिए ट्रू और नॉट? ठीक है ना. सो यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस भी किया है, बट यू कांट चेंज योर नेबर्स. फाइन. बट अगेन ये हमेशा थंब रूल नहीं होता, बिकॉज आई हैव वन मास्टर ऑफ चेंजिंग आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स. कौन है? विपिन रावत नहीं है ये? कौन है? सो इट इज़ आवर हीरो एज वेल. यू शुड बी नोइंग कौन है ये, बिकॉज जनरली वी डोंट नो आवर हीरोज. हमें बस हीरो वो वाला शाहरुख खान और हामिद नहीं है भाई, उससे भी बड़े पर्सनालिटी है. सो एनीवन ऑनलाइन? सो ही इज सैम मानेकशॉ. फाइन. So he is the main architect, he is the main protagonist of 1971 का war जो हम जीते थे, only because of the Sam Manekshaw. Fine. He was field marshal. Field marshal means जिंदगी भर के लिए उनको रैंक दी जाती है basically. Fine. And he was retired तो कभी हुए नहीं, वो जिंदगी के बाद भी field marshal ही रहेंगे in fact. Fine. Largely we have the 2 field marshal if I am not incorrect. So there is field marshal Cariappa, and second is our field marshal सैम मानेकशॉ. बहुत बड़ी पोस्ट होती है. फाइन. इसके अलावा अर्जुन सिंह वाज आल्सो गिवन द फील्ड मार्शल का रैंक.
ही वॉज द इंडियन एयरफोर्स का चीफ ड्यूरिंग द 1970s, फाइन। तो 2-3 लोग ही हैं जिसको ये, अर्जन सिंह फील्ड मार्शल हैं वो, फील्ड मार्शल अर्जन सिंह इंडियन एयरफोर्स से, आर्मी से ये दोनों मिला हुआ है, फाइन। सो अभी वाजपेयी जी ने तो कहा, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में किया था, 1999 में ही कहा ऑलमोस्ट, ये ना 98-99 में जब वो लाहौर के लिए गए थे, उससे पहले हम लोगों ने ये काम कर दिया है। क्या किया है? सो व्हाट इज सिग्मा रूल बाय द सैम मानेकशॉ, आजकल ये बड़ा चलो हुआ सिग्मा रूल, सिग्मा मेल, फाइन। सो इवन इट इज माई रिंगटोन नाउ इट इज, आई फाइंड इट वेरी कूल, फाइन। सो व्हाट ही सेड, एक्चुअली उन्होंने कहा था नहीं बट मैंने ऐड कर दिया, बट वी कैन ऑलवेज चेंज द मैप ऑफ आवर बिलव्ड नेबर्स। ये कह रहे हैं वी कांट चेंज द नेबर्स बट वी कैन चेंज द मैप ऑफ द आवर नेबर्स एंड वी कैन मेक फ्रेंड्स, इफ जो दुश्मन भी है उसको भी हम लोग दोस्त बना सकते हैं, लाइक वी हैव मेड इन 1971। सो पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फाइन। सो एक हमारा दोस्त बन गया, लार्जली दोस्त बन गया बांग्लादेश, फाइन। सो इट इज आवर मिलिट्री, इट इज आवर आर्मी दैट कैन change our neighbors as well, fine. So it is not a thumb rule, depends upon the situation. International relation में generally there is no thumb rule, you act जैसे situation आपको command करती है, fine. That is the thumb rule only, fine. चलिए, so आपको वो idea लग गया होगा कि what we are supposed to study, fine. You can quote all these things in order to get brownie points in the IR, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन से हर एक बार 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, fine. चलिए, so let us start now. So it is the introduction, fine. Introduction what says, it is जो इंडिया का पाकिस्तान से रिलेशन, it is the biggest foreign policy challenge for India. क्या है? So इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज हमने जो देखा, it is half filled and half empty. जो half empty है only because of the Pakistan and nothing else. Because largely देखा जाए तो we are having ठीक ठाक relation with the China, barring few छोटे मोटे incidents, fine. But पाकिस्तान के साथ हम लोग लड़ते रहते हैं, fine, हमेशा लड़ते रहते हैं. So in order to solve this issue, we are having almost हमारे 70 साल से तो हमें existence हुआ है, हमें headache रहा है पाकिस्तान के साथ. We will see the gradual evolution of the Pakistan's relation vis-a-vis India. Fine, we will see. Fine. So आपको यदि question पूछे जाए मेंस में, discuss the biggest foreign policy change of the India. So किसका नाम लेंगे आप? First and the foremost, it is the Pakistan. Fine, ठीक है, चलिए. Not only that, Pakistan poses existential threat to India. What is meaning of this statement? Existential क्या होता है? Exist कोई करता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन कोई आ जाए. So that is the tension of Pakistan for India. Why it is so? For that you will have to understand, you will have to good understanding of the history. कि पाकिस्तान का creation कैसे हुआ था? What was the original logic behind the creation of Pakistan? क्या था? Exactly, two nation theory, fine. So थोड़ा सा देख लेते हैं. It will give you a perspective because it's a very important to clear the basics. So it was basically two nation theory. And what is the two nation theory? क्या? हाँ. So according to it, Hindus and Muslims are mutually incompatible. Fine. हाँ. So they can't be lived together. That is saying, so जो हिंदूज के लिए था, एज पर द पाकिस्तान, एज पर द जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग, तो हिंदूज के लिए बना हुआ था हिंदुस्तान, फाइन, और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना हुआ था पाकिस्तान. दैट वाज देयर ओरिजिनल आइडिया, फाइन. सो द क्वेश्चन ऑफ हैविंग दिस टू नेशन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया रिजेक्टेड दिस, फाइन. इंडिया रिजेक्टेड, इंडिया ने कहा इंडिया इज फॉर ऑल, फाइन. इन इंडिया ने सबको रखा. वी हैव इक्वली ठीक ठाक पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स, वी हैव द सिख, वी हैव द क्रिश्चियंस, वी हैव द Parsis, and we have n numbers of the minorities in India. Fine. There are n numbers of the minorities. So India reject this theory, and यही जो होती है सबसे बड़ी जड़ है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, because they say कि Pakistan is a exclusive country for the Muslims and India is a exclusive country for the Hindus. Fine. Now let us try to understand this statement in present context. Fine. There is a fringe element in India as well that is calling, and they are actually saying to make India as a Hindu Rashtra. Fine. So यदि हिंदू राष्ट्र for example imaginary situation में बन जाता है, so who will be gaining most out of it? It is the Pakistan that will be gaining. Fine. So those whomsoever saying कि India should be a Hindu राष्ट्र, यही तो पाकिस्तान भी कर रहा है, एक्सक्लूसिव हिंदू राष्ट्र बन जाएगा.
और पाकिस्तान बन जाएगा क्या, एक्सक्लूसिव मुस्लिम राष्ट्र। सो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो क्रेडेंशियल, आपकी सॉफ्ट पावर है, वो उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगेगा। दिस इज द वन व्यू दैट वी शुडंट बी परसुइंग द एक्सक्लूसिव हिंदू राष्ट्र फॉर इंडिया, बिकॉज इट वॉज नॉट द ओरिजिनल आइडिया ऑफ द इंडिया। idea of India was inclusive, it was never exclusive, fine, it was again having a very good secular credentials इनके थे, not the secularism that is played by the politician, again I will give a rider to it, fine। हमारा secularism is very different from the western secularism, fine। so we'll see, कभी हमने discuss किया what is the difference between India's secularism and western secularism, fine, ours is very different। so that's why कभी भी इस टाइप का कोई fringe element आता है तो पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट करता है। इवन द पाकिस्तान का ISI एंड देयर बोर्ड सपोर्ट दिस आइडिया कि इंडिया शुड बी डिक्लेयर एज ए हिंदू राष्ट्र, बिकॉज उनको हमेशा फिर फायदा हो जाए, बिकॉज आइडियोलॉजिकल वॉर जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का इंडिया के साथ चल रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के, दे विल विन, बिकॉज यही तो उनका कहना था कि टू नेशन थ्योरी होगी और टू नेशन के थ्योरी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान उनका होगा और इंडिया इन लोगों का होगा, फाइन। सो दैट्स वाई पाकिस्तान पोजेस व्हाट, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इंडिया, फाइन। चलिए what are the policies of India vis-a-vis Pakistan? So we consider Pakistan as a rogue state. Rogue state क्या होता है, rogue state क्या होता है? So there are few characters of a rogue state. क्या क्या होता है? So first it is not a responsible state, fine। ऐसा देश जो responsible नहीं होता है, इनको largely क्या कहेगा, rogue state, fine, बीमार देश कहा जाएगा, fine, और one who gives pain to the world। So कहते हैं ना, Pakistan is the epicenter of the terrorism, we often call, only because it's a epicenter of, really it is epicenter of the terrorism, fine। चलिए, it is also troublesome for the neighbors, ये हमेशा ना कोई अपने neighbors के लिए परेशानी create करता रहेगा। and there is a contrast between China and Pakistan in those two aspects। क्या difference है, यदि point 1 and point 2 को लिया जाए, there is a glaring difference between the Pakistan and the China in this thing, fine। सो रोग स्टेट के दो कैरेक्टर्स हमने देखे। सो इसको मैंने RS बोल दिया सिंपली, फाइन। फर्स्ट क्या हुआ, दैट इज इरिस्पॉन्सिबल स्टेट, ये कहा, एंड दूसरा इज अ ट्रबल मेकर फॉर द नेबर्स। ये दोनों क्राइटेरियाज हैं, फर्स्ट एंड टू। सो पाकिस्तान और चाइना में क्या डिफरेंस है इन दोनों क्राइटेरियाज में? एग्जैक्टली, दैट सफाइज द थिंग्स कि China is troublemaker for its neighbor. There is no doubt in it. They are more troublemaker than any country in the world as of now. But they are responsible state, fine. Because उसके stake holdings बहुत high हैं पूरे world में। वो ऐसा नहीं कि responsible state by default है, वो इसलिए है क्योंकि उसके stake holding बहुत हैं, उसके businesses काफ़ी हैं। That's why they will never act irresponsibly. That's why India को बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता चाइना से, बिकॉज यदि इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट लगेगा, फाइन। बट पाकिस्तान को कोई टेंशन ही नहीं है, पाकिस्तान अटैक भी कर देगा ना, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दैट विल सी ग्रेजुअली, विल सी व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विज़-अ-वी इंडिया और विच एनी कंट्री, फाइन। सो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ। दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया इज द हार्बर ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ ए रोग स्टेट। So what is meaning of the non-state actors? Now it is clear to you because we have gone through it in extensive, fine. So अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। And also fourth is the accusation of weapon of mass destruction that we call WMD। क्या होता है? Weapon of mass destruction, और जिसके बेसिस पे US ने इराक के ऊपर अटैक किया था, इन्वेजन किया था। क्या एक ही एक्यूजन था कि ईरान इज हैविंग WMD विद देम, फाइन, इसलिए उन्होंने अटैक किया था। सो पाकिस्तान क्वालिफाइज ऑल दीज 4 कैरेक्टर्स, और जो होने चाहिए रोग स्टेट के सब उसके पास है, फाइन। सो बहुत ही कैरेक्टर वाला स्टेट है पाकिस्तान। चलिए, सो पाकिस्तान के बारे में ऑफन कहा जाता है इट इज ए मैड स्टेट विथ ए मैड चाइल्ड विथ ए लोडेड गन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? पाकिस्तान इज नोन एज द मैड चाइल्ड विथ ए लोडेड गन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? बच्चा कभी देखा है जो जिद्दी होता है, वो क्या करता है, सर पे मार लेगा, क्योंकि उसको आपका अटेंशन चाहिए होता है। उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, फाइन। या उसको बाहर जाना होगा, बाहर चॉकलेट वॉकलेट किसी होते हैं, हर एक घर में, मेरे घर में एक है, फाइन। सो वो ऐसे ही है, परेशान करने वाला। बाहर जाएगा तो मुझे चॉकलेट भी खाना है, मुझे ये साइकिल भी लेनी है, ये पटाखा भी फोड़ना है और ये बैलून भी लेना है, डंडे भी मार के चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसको, फाइन।
और थूक वूक फेंक फेंक के चला जाना जो होते हैं, सो एवरी सेवरल गन, तो दैट इज द पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है। इट इज ए मैड चाइल्ड विथ ए लोडेड गन। वो क्या कहता है, सबको हमेशा क्या कहते रहेगा, मेरे पास बंदूक है, क्या न्यूक है बेसिकली। व्हाट इज गन विथ पाकिस्तान, दैट इज न्यूक। और वो कुछ नहीं कहेगा, कहेगा कि कुछ भी हुआ तो न्यूक फूट जाएगा भाई, देख लो, टेंशन तुम्हारी है हमारी नहीं। सो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जो भी उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फाइन। सो बेसिकली अगेन इससे मेटाफोरिक एक सटायर है जिसमें उनको दिखाया गया कि हाउ दे आर बेसिकली ए मैड चाइल्ड विद लोडेड गन, बिकॉज सुसाइड बॉम्ब भी उन्हीं के पास है और कैंडल भी उनके पास है। सो बोथ आर ट्रिगर, कैन ट्रिगर एनीथिंग, दे कैन ट्रिगर डिजास्टर। और बाकी जो कंट्री हैं बेसिकली, बाकी जो लोग हैं मुंह लटका के, वो पूरे वर्ल्ड के जनता है या कह सकते हैं कंट्रीज हैं, फाइन। और इंडिया है जो उनको पीछे से कह रही है कि ऐसा है ना कि तुम पागल हो, फाइन। सो ज़्यादा ये करना, तो दैट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान इन टोटो, फाइन। चलिए या we will see what are the options before India. First option is जो आपने कहा, having complete innocency with the Pakistan. Second is the peace and third is the middle का कहीं ना कहीं, fine. So we'll see all these things. पूरे क्लास के बाद हम लोग ये सिर्फ डिस्कस करेंगे, नहीं किया तो let me know, we will discuss. So हम लोग करेंगे। चलिए let us see पाकिस्तान की पॉलिसीज क्या हैं largely. बट बिकॉज देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं आ सकता, बट अगेन इट विल गिव यू एन पर्सपेक्टिव। सो जो कहते हैं ना एक गिविंग यू एक आइडिया कि क्या क्या है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा इट विल बी ए केक वॉक फॉर यू, फाइन। चलिए लेट अस ट्राई टू पॉन्डर कि क्या क्या है। सो पाक फॉलोज ए पॉलिसी वेयर इट प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, फाइन। ऑल्दो दे आर हैविंग न्यूक एंड ऑल, वी हैव सीन इट इज ए रोग स्टेट, बट दे क्लेम दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट, क्योंकि दिखाना होता है ना, वर्ल्ड में भी दिखाना होता है आपको कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं करेंगे तो जैसे ईरान के ऊपर अटैक होते हैं, या जैसे इराक के ऊपर हुआ, या जैसे लीबिया के हुआ, या सीरिया में जो हो रहा है वही होगा यहाँ पे भी, जो कोई नहीं चाहता, फाइन। चलिए सो बेसिकली दे फॉलो बैट मैन थ्योरी। क्या है बैट मैन थ्योरी? प्रेम चोपड़ा के का एक डायलॉग है, ठीक है ना, डायलॉग है, मेरा नेचर तो जानते ही होगे तुम। पाकिस्तान का भी वही है, वो किसी से भी बात करती है ना तो पहली बात यही करती है, मैं प्रेम चोपड़ा हूँ और मेरा नेचर तो तुम जानते हो, तो मैं बैडमैन थ्योरी फॉलो करता हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैडमैन थ्योरी, फाइन। इसमें ये कहता है मोर बैड यू आर बेटर यू आर। एक बार कोट होता है, दैट इज जेन नेक्स कोट कहते हैं, यू आर टू बैड दैट यू आर गुड, कहते हैं ना ऐसा, कि तुम इतने खराब हो कि तुम अच्छे हो, यू आर टू टॉक्सिक दैट यू आर गुड फॉर मी। बहुत बार ये लोग हम लोग कोट करते हैं, फाइन। पाकिस्तान ऑल्सो फॉलोज दिस पॉलिसी एज वेल, मतलब इतना खराब हो जाए कि लोग कहेंगे नहीं तुम ही ठीक हो, होता है। यू कैन सी ऑल दिस एग्जाम्पल फ्रॉम योर रियल लाइफ एज वेल। हर एक घर में होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में होता है, सब जगह ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं यार तुम दूर ही रहो, कोई बात नहीं, खुश रहो भाई, तुम खुश रहो। तो पाकिस्तान वही है, फाइन। चलिए, बट वेस्टर्न वर्ल्ड रिगार्ड पाकिस्तान एज ए पाइवट स्टेट। पाइवट स्टेट क्या होता है, नाम सुना है कभी? पाइवट ऑफ एशिया पॉलिसी थी, किसकी थी? यूएस की विज़-अ-वी इंडिया, पाइवट ऑफ एशिया। सो पाइवट पॉलिसी क्या होता है? पाइवट स्टेट, फाइन, एग्जैक्टली। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पाइवट स्टेट होता क्या है और क्यों पाकिस्तान इसको क्वालिफाई करता है, बिकॉज दीज आर वेरी एस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों पाकिस्तान अभी तक सर्वाइव कर पा रहा है, बिकॉज इट इज नोन एज द पाइवट स्टेट। लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ए पाइवट स्टेट, फाइन। चलिए, सो पाइवट स्टेट आर द स्टेट दैट प्रोसेसेस मिलिट्री, इकोनॉमिक और आइडिएटेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट दैट आर कोवेटेड बाय द ग्रेट पावर्स, फाइन। सो ये 3-4 क्वालिटीज होनी चाहिए, इधर यू आर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, और आपका लोकेशन ऐसा होना चाहिए, या फिर आपकी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको पूरी वर्ल्ड में इज्जत मिले, फाइन। सो पाकिस्तान के पास इसमें से कुछ भी है क्या? I don't see. They're not a military power, not a economic power, और ideology तो खैर they are crap, fine. So I'm sorry to say, but they are crap. Ideology तो उनकी कुछ है ही नहीं. So why they are known as the pivot state? Only because of their location, because of their strategic location that we call. So let us try to see the location of the Pakistan, and that's why it is most revered by the West country, not as the West, but the most of the superpower. Right? So let us try to understand कि आप देखिए लोकेशन कितना इसका स्ट्रेटेजिक है। इट गिव्स यू एन एसेस टू व्हाट?
कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एशिया, यूएई जो भी है, यूएई, सऊदी, सबका एसेस, कतर वतर का सबका एसेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होके आपको जाना होता, बिकॉज दैट इज द सी दैट कनेक्ट्स, और उसके ऊपर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं अपना कब्जा रहेगा. नॉट ओनली दैट, they give you an access to what? Central Asia, that we have seen. They are giving you an access to the China. They are also giving you an access to Iran. They are also giving you access to somehow to the Europe. Fine. उनके पास अरबियन सी तो है ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. Fine. So because of its location that is very strategic, it is known as the one of the pivot state of the world. One of the pivot, not only one of the. Fine, clear है. That's why पाकिस्तान को कभी टेंशन नहीं होती, वो कुछ भी कर देगा ना, उसको पता है कि they will survive only because of the. और क्या इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या इसके consequences हो सकते हैं? What are the consequences having route to the Central Asia? Now you know all. ठीक है, rich in resource, human resources, grandeur of the world, blah blah. Fine, चलिए. What is having importance of the UAE and Qatar and all? Oil economy survive on it. Fine. So it's a very important oil economy. Fine. Iran, Iraq, again they are rich in natural resources. Fine. Central Asia तो हो गया. Eurasia, China. China का aspiration is to conquer the world economically. That is the aspiration, and for that access to Pakistan is very important. Fine. So अभी आपको लग गया होगा कि why पाकिस्तान का इतना ज़्यादा इज्जत है पूरे वर्ल्ड में. Got it? Got it? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? Pivot state. ठीक है, चलिए. So that we have discussed as well कि its strategic location is biggest asset. इसके पास कुछ भी नहीं है. ये ऐसी कंट्री है जहां पे ना नेचुरल रिसोर्सेज है, ना पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे पाकिस्तान क्या देती है पूरे वर्ल्ड को? टेररिस्ट देती है, लार्जली टेररिस्ट देती है. यू हैव सीन एनी बिग पाकिस्तानी CEO? नहीं. बट बिग पाकिस्तानी टेररिस्ट यू विल सी, मोस्ट ऑफन यू विल सी. हाफिज सईद से लेकर अलकायदा सब कहीं ना कहीं ये हार्बर करते हैं. फाइन, चलिए. सो बेसिकली दे गिव एसेस टू द सेंट्रल एशिया, एसेस टू द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फाइन, लोकेटेड बिटवीन द रिमलैंड एंड द इंडियन ओशन. ट्राई टू रिकॉल, कोई थ्योरी थी क्या रिमलैंड और इंडियन ओशन के ऊपर? एक थ्योरी थी ना, जिसमें कहा गया था कि द कंट्री हु विल रूल ओवर द रिमलैंड एंड इंडियन ओशन विल रूल ओवर द वर्ल्ड. एंड उसका रास्ता कौन है देता है? इट इज द पाकिस्तान. फाइन. ऑल्सो इट इज अ रीसेंटर स्टेट. माना जाता है पूरे वर्ल्ड की ग्रेविटी यहीं आके खत्म हो जाती है, या यहीं से शुरू होती है. फाइन. सो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन. फाइन. ऑल्सो इट इज एपिसेंटर ऑफ द टेररिज्म. सो इसका इससे क्या फायदा होता है? यू आर टू बैड दैट यू आर गुड. सो आपका स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म को हार्बर करना. सो एवरीवन विल बी गिविंग यू फंड्स एंड मनी एंड दे विल बी रिवॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि टेररिज्म खत्म करो. मतलब यही होता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, एक बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, तो सब आपके पास आएंगे तुम बीमारी क्रिएट मत करो, तुम किसके लिए जो भी लेना है ले लो. एंड दैट इज द पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान अडॉप्टेड बाय बेसिकली पाकिस्तान. फाइन. सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. फाइन, चलिए. एट द सेम टाइम इट इज द थॉट ऑफ द वेस्ट दैट दे कॉल इट द पाइवट स्टेट. फाइन. एट द सेम टाइम रशिया कॉल इट जिपर स्टेट. जिपर क्या होता है? जिप क्या होता है? ठीक है ना. तो ये कहते हैं बेसिकली दे आर जिपर स्टेट हैं. जिपर स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे जिप एशिया विद द हुम यूरोप. फाइन. और डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इस जगह की, यू कैन सी ऑल द कंट्रीज, सऊदी, टर्की, ऑल दे जिप. फाइन. सो इसलिए क्या कहते हैं? जिप करा देती है ये. यू कैन सी द इमेज एज वेल. सो दैट्स वाई रशिया कॉल इट्स जिपर स्टेट. सो आप देख रहे हैं सब इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. कौन दे रहा है? चाइना. वाई चाइना इज गिविंग इट्स इंपॉर्टेंस टू एसएस सीपैक के कारण? यूएसए, बिकॉज यूएस दे रही है इसको, बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है. स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज दे प्रोवाइड द मैसेज टू द अफगानिस्तान, जिसमें उनकी बहुत बड़ी एक एसेट फंसा हुआ था. अब दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड, बट इट डजेंट मीन कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. इट शैल बी देयर. हाँ, मर्सनरीज आर देयर, दे हायर. टर्की में जाके लड़े हैं, कहाँ अभी जाके कहाँ अरमानिया में लड़ाई हुई थी, तो ये जाके उज्बेकिस्तान में लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तानी वहाँ पहुँच गए थे. सो देयर इज अ फेमस थिंग. फाइन. सो ये सस्ते फाइटर भी प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड को. ठीक है ना, जीतने वाले नहीं, सस्ते, दोनों में फर्क है. फाइन. सो जिप कर देती है पूरे वर्ल्ड को. दैट्स अ रशिया कॉल इट जिपर स्टेट. क्या कहते हैं? यू कैन कॉल आउट दिस स्टेटमेंट इन योर आंसर. इट विल मेक अगेन ए ब्राउनी पॉइंट फॉर यू. फाइन. मार्क्स अच्छे आ जाते हैं सब लिखने के. चलिए.
सो क्लियर है अभी तक? चलिए, now we will see the further why they are also known as the pivot. So they are basically caught at the middle of the great power sphere of interest and leverage their asset to have relation with multiple great powers, sometimes set one great power against to another to preserve their interest. Fine. So let us try to understand कि क्या इसका statement का meaning है and how Pakistan used this thing. So try to recall the situation of the Afghanistan. Fine. अफगानिस्तान में शुरुआत में क्या हुआ था? So रशियन इन्वेजन के टाइम की बात करते हैं. फाइन. सो रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान ड्यूरिंग 1970s, 79 के आसपास किया था. सो दैट इज द अफगानिस्तान. रफ ड्रॉ कर देता हूँ, समझ लीजिए अफगानिस्तान है. फाइन. सो दैट इज द इन्वेजन ऑफ द रशिया. फाइन. बस ऐसे ही सिंबॉलिक है. फाइन. सो रशिया ने इन्वेड किया. फाइन. सो यदि रशिया इन्वेड यहाँ पे करेगी तो who will provide a counter to Russia 1970s में? USA. So US के यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे तो USA will try to counter Russia in कहाँ? अफगानिस्तान. भाई तो रशिया की प्रॉक्सिमिटी है किससे? अफगानिस्तान से. बिकॉज रशिया अभी का नहीं है, पुराना रशिया USSR है बेसिकली. फाइन. USSR की का बॉर्डर टच करता था रशिया से उस टाइम, क्योंकि सन कंट्री सेंट्रल एशिया वहां से शुरू होती थी. बट यूएसए का नहीं होता था. यूएसए बहुत दूर, 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर है. तो यूएसए का कोई बेस चाहिए, ऐसा बेस जहां से वो काउंटर कर सकें. सो यहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत बढ़नी शुरू हो जाती पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न टाइम्स. फाइन. सो अब यूएसए क्या करेगी? पाकिस्तान को परसुएट करेगी. किसके लिए? To provide some assets to whom? To mujahideen. Fine. Mujahideen that are fighting a war against whom? Russia. So mujahid. So they are fighter basically, but they are fighter without any arms and ammunition. So who will provide them arms and ammunition? Pakistan can't, because it's a garib desh. Ideologically they can support Afghanistan, but not materially. So it is the USA who will give arms to the Pakistan. In turn, Pakistan will provide mujahid arms. So let us suppose कि 100 स्टिंगर मिसाइल दी यूएसए ने. किसको? पाकिस्तान को. So पाकिस्तान इज ए स्मार्ट कंट्री. विल दे गिव 100-200 देंगे कभी? तो वो क्या करेंगे? 70 दे देंगे, 30 अपने पास रख लेंगे. जब ईमानदार रहेंगे तब. एग्जैक्टली. बेमानी पे उतर गए तो 30 दे के 70 रख लेंगे अपने पास. एंड पाकिस्तान डन इज वेरी ऑफन. फाइन. खूब किया उन्होंने. फाइन. चलिए, ये हो गया फर्स्ट फेज इन द अफगानिस्तान. सिचुएशन खत्म. अब स्टिंगर मिसाइल टर्न लीथल टू द रशियन वेपन्स एंड रशियन हेलीकॉप्टर्स. रशिया का एडवांटेज क्या था? क्योंकि वो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे कहाँ पे? अफगानिस्तान में. बिकॉज आर्मी उनकी वहां पे फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट्स रफ टेरेन. एंड दे हैव इंस्टॉल्ड देयर एयर पावर्स. एयर पावर को काउंटर करने के लिए स्टिंगर मिसाइल आ गया. दैट वाज एक्चुअली ए यूएसएस क्रिएशन गिवन बाय दिस कंट्री पाकिस्तान. पाकिस्तान से मुजाहिदीन यूजिंग वो वाला रास्ता. फाइन. ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता. फाइन. ये वाला रास्ता ही एग्जैक्टली. या फिर कहीं ऊपर से भी आके भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं उसका, वो दे देगी. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाज द फर्स्ट बैटल, दैट वाज फर्स्ट राउंड फाउट. किसको फायदा हुआ सबसे ज्यादा? यूएसए को तो वैसे भी है. इट इज द पाकिस्तान हु इज गेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स. फाइन. बिकॉज पाकिस्तान को आर्म्स देगी तो पाकिस्तान ये भी कहेगा हमारे रोड्स खराब हैं, कैसे हम ट्रांसपोर्ट करें ग्वादर से अफगानिस्तान तक, हमारे रोड अच्छे कर दो. तो कहा ठीक है, रोड अच्छे करवा लो. फिर कहा दिया कि ठीक है, रोड तो अच्छे हो गए, अब हमारे पास थोड़े ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ डॉलर्स हमें दे दीजिए, हेल्प हो जाएगी. तो कहेंगे ले लो. बिकॉज उनको क्या, अल्टीमेटली काउंटर किसका करना है? रशिया को करना है. एंड दे हैव इनफ मनी विद देम. फाइन. तो वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं. उनके लिए ये सब क्या है? छोटी मोटी चीजें हैं जो वो कर देंगे. नाउ फर्स्ट राउंड इज वॉन बाय व्हाट? हुम? यूएसए. बिकॉज रशिया को विड्रॉ करना पड़ेगा 1990s में. एंड इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. फाइन. चलिए, फर्स्ट राउंड. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी सेकेंड राउंड में. सेकेंड राउंड में सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो जाती है. क्या होती है? नाउ इट इज द यूएसए हु इन्वेडेड अफगानिस्तान. इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा है? तालिबान.
तालिबान को कौन ट्रेन कर रहा है? पाकिस्तान। फाइन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब किसको टेंशन होगी इससे सबसे ज्यादा? किसको होगी? रशिया को होगी, बिकॉज रशिया वांटेड टू हैव दैट इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान, बिकॉज अगेन इट्स हार्ट ऑफ द एशिया। These are intelligence agencies, there are reports, there are कभी कभी वेपनरीज काउट हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। इंडिया ने बहुत बड़ा एक कैशे ऑफ द आर्म्स पकड़ा था रिसेंटली, सो होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी जनरली प्रूव ऑल दिस थिंग्स, फाइन। ओपनली कोई नहीं कहेगा, बट बैक चैनल में सबको सब कुछ पता होता है कौन क्या गेम चल रहा है। इसको कहते हैं ग्रेट गेम, दैट ग्रेट गेम इज गोइंग इनटू द अफगानिस्तान, तो ग्रेट गेम का ही पार्ट है ये, फाइन। चलिए, now let us try to understand the second round of the battle in the Afghanistan. Now it is the USA who is invaded Afghanistan, और उसको काउंटर के लिए तालिबान है। तालिबान को आर्म्स कौन देगा? पाकिस्तान कहां से लाएगा? अब यूएसए तो एंटागोनिस्टिक है, तो अब देगी रशिया इसको, फाइन, दे रही है। सो तालिबान का जो राइज हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल पावर है, प्लस रशिया का मिलिट्री पावर, प्लस रशिया की स्ट्रेटजी है। बिकॉज उनको बदला लेना था ना, क्योंकि उनके कारण ही इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उनके कारण ये वहां के छोड़ के गए हैं। सो उनको बदला लेना है, सो दे आर डूइंग दिस बदला, और उनके सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, फाइन। और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, अब देखिएगा, यू हैव सीन पाकिस्तान इज कंडक्टिंग मिलिट्री ड्रिल्स विथ रशिया। रशिया इज प्रोवाइडिंग आर्म्स टू द पाकिस्तान, जो इंडिया की ट्रीटी के अगेंस्ट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के इंटरेस्ट हैं, फाइन। सो ये यू विल सी ऑफन आते रहेगी, फिल्टर होकर चीजें बहुत सारी अभी आएंगी, अभी तो आनी है, बट लार्जर गेम यही है कि अगेन अब रशिया दे रही है पाकिस्तान को, पैसा तो नहीं दे सकती, बट दे कैन प्रोवाइड देम आर्म्स, एंड दे आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज रशिया इज नॉट दैट इकोनॉमिकली स्ट्रांग, फाइन। सो पैसा नहीं दे सकती तो पैसा कौन देगी? अभी का लाला कौन है पूरे वर्ल्ड का? चाइना। अब आ गई नई प्लेयर, दैट इज चाइना। सो चाइना इज नॉट प्रोवाइडिंग देम आर्म्स डायरेक्टली, बट समहाउ दे आर प्रोवाइडिंग देम मनी प्लस रिसोर्सेस कहीं ना कहीं से। सो किसके थ्रू? पाकिस्तान के थ्रू। हु इज गेनिंग अल्टीमेटली? पाकिस्तान। पाकिस्तान के तो बल्ले बल्ले है ना, दोनों हाथ घी में है। बनाएंगे तो दैट इज टू ऑब्वियस। सो टू ऑब्वियस, you see the situation if prevails in next 20 years, पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना, we'll see also पाकिस्तान will be a colony of the China। अभी भी हो गया है, there are allegations, ग्वादर पोर्ट ऑलमोस्ट दे चुके हैं वो लोग, ऑलमोस्ट दे चुके हैं। इसलिए बलूचिस्तान में we'll see the issues behind it, दे चुके हैं ऑलमोस्ट। it will be in next 20 years for the sure if the situation persists and if there is a military establishment in the Pakistan, fine। so you can see कि ultimately कहीं कुछ हो, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को। दैट्स वाई पाकिस्तान कभी चाहेगी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो? नहीं चाहेगी, फाइन। और इसलिए पाकिस्तान से सब लोग दोस्ती करने चाहते हैं। देयर आर P5 कंट्रीज, P5 कंट्रीज हैं। सो P5 में 3 कंट्रीज जो हैं जो बड़े सुपर पावर्स हैं, मिलिट्री की, एक मिलिट्री, एक इकोनॉमिकली, एंड एक दोनों में। तीनों किसको सपोर्ट कर रही है? पाकिस्तान को। तो हु विल द पाइवेट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? पाकिस्तान। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, क्लियर है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम, दैट्स वाई पाकिस्तान के पास बहुत सारे लेवरेज हैं जो इंडिया के पास है ही नहीं, है ही नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ फ्यू पैरोकियल पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय इंडिया, फाइन। हाँ, खंड भारत होता तो दिक्कत ही नहीं होती ना, तो लड़ाई ही नहीं होती। लड़ाई तो सारी यही है ना। हाँ, या क्या रशिया जैसा कंडीशन होता, हमारा डिसइंटीग्रेशन होता, देयर आर इफ्स एंड बट्स, फाइन, डिपेंड करता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, फाइन। लार्जली हम लोग ठीक होता है, एटलीस्ट कुछ नहीं होता। क्रिकेट में तो हमेशा जीते रहते, इसकी गारंटी थी, फाइन। पॉलिटिक्स में वी नेवर नो, बट क्रिकेट में हमेशा जीते। चलिए चलिए तो अभी पाकिस्तान अपनी लॉयल्टी जिसके साथ दिखाएगा वही जीतेगा कहाँ? अफगानिस्तान में, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द पाइवोटल स्टेट, फाइन। चलिए, not only that, they also follow brickmanship policy, because it's very important to understand what are the various policies of the Pakistan, because देखिए generally I say कि India lacks a strategic culture because we don't know। आपको कितना पता है पाकिस्तान के बारे में? So I have very interest in the Pakistan, still I don't know various things। So there are lots of the क्या कहते हैं fault line within the Pakistan, but Indians never do research। हमें वही पता होता है
3-4 नाम पता है उनके आतंकवादी, 2-4 उनके लीडर, उसके अलावा हमें नहीं पता है कि उनके इंटरनल फॉल्ट लाइन क्या क्या है। हाँ हाँ, सो एक्चुअली इंडिया शुड हैव डन रिसर्च बिफोर एज वेल, क्योंकि ये तो कल्चर भी हमारा जैसा है, चाइना जैसा कुछ अलग कल्चर नहीं है, हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ, बट हम लोग रिसर्च नहीं करते बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इन इंडिया। सो हम बस ऊपर ऊपर हवाई बातें कर लेते हैं, कहेंगे ठीक है वो बहुत छोटे कंट्री, छोटे कंट्री नहीं है भाई, छोटा डजेंट मैटर, इट इज ऑलवेज अबाउट द फाइट ऑफ द डॉग। एंड वी कैन सी द पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट, क्योंकि उनके पास इतना तगड़ा चीज़ है, दैट इज देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन दैट प्रोवाइड्स देम एन एसेट एज वेल। फाइन, चलिए। So let us try to understand the second policy of the Pakistan that we call brinkmanship policy, ठीक है ना। तो what is brinkmanship policy? So पहले मैं समझा देता हूँ नॉर्मल वर्ड में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, ये क्या करते हैं कि बेसिकली क्या करेंगे कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, हाथ में पत्थर उठा के कहेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़ाई होती है ना रोड पे, दिल्ली में आप वी कैन ऑफन सी दिस सिचुएशन। फाइन, कुछ ना हो रॉड वॉड निकल जाता है, मैं तुझे मार दूंगा मार दूंगा, मारते कभी नहीं है। फाइन, बट दे क्रिएट ए सिचुएशन कि सामने वाला जो थोड़ा सा रह जाएगा, थोड़ा सा कम कहते हैं ना कम कलेजे वाला होगा, वो कहने कहीं कहेगा ठीक है पागल है, साइड हो जाओ। फाइन, सो दे टेक रिस्क। यदि कोई मैं तुम्हें मार दूंगा तो आपको भी तो मार खाने के उतने चांसेस हैं, वो तो डिपेंड करता है ना सामने वाला कैसा पर्सन है। सो दैट इज एक्चुअली खराब वर्ड में कहते हैं, जैसे लेमैन लैंग्वेज में दैट इज ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी। फाइन, समझ में आ गया क्या होता है? इट मींस इट क्रिएट ए फॉग ऑफ द वॉर। They are not capable of fighting a war, but they will always threaten you कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे। और जनरली आप देखेंगे जो पतला दुबला आदमी होगा, जो एकदम से कहते हैं ना एक हड्डी का आदमी होगा, वो बड़ा ये सब करता है, जनरली कहा जाता है। फाइन, बिकॉज उसके मन में कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है। वही वही बात है, लेकिन वो हमेशा कहते रहेगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। पतला दुबला नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि जो थोड़ा सा कम कैपेबल होता है ना, वो ज्यादा ये सब काम करता है, बिकॉज दे वांट टू दे आर एक्चुअली हैविंग दिस इनसिक्योरिटी विद देम। फाइन, एंड दैट इज द ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन मोर रिफाइंड वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी। फाइन, सो इसमें क्या कहता है, इन विच वन और बोथ पार्टी फोर्स द इंटरेक्शन बिटवीन देम to the threshold of the confrontation in order to gain an advantageous negotiation position over the other. Fine, समझ में आ गया? So लड़ाई होगी, उसमें से क्या करेंगे कि एक ऐसा पोजीशन पे लड़ाई करेंगे जहां से आपको कुछ ना कुछ नेगोशिएशन में अच्छे ब्राउनी पॉइंट मिल जाए। दैट इज नोन एज द ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी। सो पाकिस्तान तो यही कहती है, वी आर न्यूक पावर, वी आर न्यूक पावर। वो कहते हैं हमारा इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करता बिकॉज वी हैव द न्यूक पावर। सो वो हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसे चीज से डराने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आप कहीं ना कहीं उनको कंसेशन देते रहें। That is known as the brinkmanship policy. Fine, also next, this technique is characterized by aggressive risk taking policy choice that quote potential disaster. Fine, so अभी एक आई थी प्रतीक गांधी की एक वेब सीरीज ऑन द हर्षित मेहता केस, क्या नाम था उसका? द बिग बुल, ऐसे कुछ था ना, कुछ तो था, पता नहीं क्या नाम था, पता नहीं, स्कैम या कुछ था ऐसा, स्कैम, हाँ स्कैम। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? रिस्क नहीं है तो इसक नहीं, ऐसे अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है ना, रिस्क है तो इसका है। फाइन, सो पाकिस्तान ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी में यही होते हैं, रिस्क है तो इसका है। ये कहते हैं रिस्क का थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा दो कि आपको कुछ ना कुछ ब्राउनी पॉइंट मिलता रहे। आप इतना लेवल पे ले जाओ फाइट को, इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दो कि सामने वाला कहे कि ठीक है, यदि सामने वाले कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट लूजर्स। Why they are adopting this brinkmanship policy? Because they have nothing to lose. उनके यहाँ उन्होंने न्यूक भी यूज कर लिया तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो वो रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, वी हैव सीन। दूसरी बात उनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तीसरी बात कुछ ही लोगों के पास पावर है जो कहीं कहीं चले जाएंगे, इधर दे विल बिल्ड क्या कहते हैं नीचे का वो क्या कहते हैं बंकर्स, और दे विल फ्लाई टू द यूएसए। फाइन, सो वो यूएसए जाके यहाँ पे ट्रिगर कर देंगे। सो बेसिकली दे हैव नथिंग टू लूज। इफ दे हैव नथिंग टू लूज दे विल ऑलवेज रिजॉल्व टू दिस थिंग, रिस्क है तो इश्क है, वो यही कहेंगे। फाइन, और रिस्क वाला ही वो काम करेंगे, इसी को कहते हैं ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी। फाइन, एट द सेम टाइम इंडिया की क्या पॉलिसी है? रिस्पॉन्सिबल स्टेट। फाइन, हाँ शांति प्रिय देश है हम लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि इंडिया की स्टेक होल्डिंग्स बहुत हाई हैं। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वी हैव द स्टेक होल्डिंग इन द वर्ल्ड इज हैविंग स्टेक होल्डिंग इन इंडिया। सो इंडिया कांट रिजॉर्ट टू दिस कि मैं मार दूंगा, या तो वे मारेगी या फिर नहीं मारेगी। दूसरा ये धमकी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वी आर सेम गोज विद द चाइना, ऑल्दो दे थ्रेटन ऑल दीज थिंग्स अगेन, बट दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिकॉज उनकी स्टेक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। फाइन, चलिए
सो इट इज ऑल्सो रिटन देयर, इन्होंने ही दिया था, जैसे जॉन फोस्टन डुलेस ने ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी को डिफाइन किया था. इज द ओरिजिनल originator ऑफ दिस पॉलिसी. सो यू कैन रीड इट और आई कैन कोट एज वेल, मतलब मैं पढ़ा भी सकता हूँ. अदरवाइज वी हैव अनदर infographics on the brinkmanship policy and you can see and you can take the photo of it as itself, so it will give you an idea. Fine. तब तक मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा. क्या है ये? So basically it is Russia and the USA. Fine. जो ब्रिंकमैनशिप के बारे में दिखा रहे हैं. नीचे देखिए किस चीज पे बैठे हुए हैं, मिसाइल्स पे. फाइन. सो एंड अगेन द यही तो है, दैट इज द, वो कहते हैं ना कि थ्रेशोल्ड को इतना ले जाओ कि सामने वाला डर रहा है कि न्यूक हो जाएगा, न्यूक हो जाएगा, न्यूक हो जाएगा. फाइन. सो अगेन व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ब्रिंकमैनशिप और न्यूक्लियर पावर? टू क्रिएट डिटरेंस. फाइन. यही है. until unless it is with the rogue state like North Korea or Pakistan, so it is to create deterrence. हाँ, मतलब एक्चुअली डिपेंड करता है ना कि किसने बनाया इन्फोग्राफिक्स. इट इज फ्रॉम द यूएसए साइड, सो दे विल शो ऑलवेज रशिया ऑन द, ठीक है ना. सो दैट इज द, ठीक है, क्लियर है. चलिए, Now let us try to see कि ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी को किसने किसने अभी तक अडॉप्ट किया हुआ है, and who are the countries who in modern time have adopted this brinkmanship policy. So there are 3 countries we can see. There is North Korea, यहाँ पे हंसना भी मना है 15 दिन के लिए, अभी वो पीरियड चल ही रहा है, अपना फेवरेट. एंड थर्ड इज ईरान. फाइन. सो ईरान का इशू इज नॉट विद द इंडिया और एनी कंट्रीज ऑफ दिस थिंग. दे आर हैविंग इश्यूज विद द यूएसए बेसिकली एंड वेस्ट इन जनरल एंड यूएस इन पार्टिकुलर. सो वो कहते हैं कि दे आर सर्टन, और यूएसए वाले कहते हैं दे आर सर्टन. देयर इज अ आइडियोलॉजिकल वॉर, देयर इज अ वॉर ऑफ रिलीजन बिटवीन द ईरान एंड व्हाट एंड द यूएसए एंड बिटवीन द ईरान एंड द सऊदीज. आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस वॉर है. इसलिए ईरान को भी कहा जाता है कि दे हैव अडॉप्टेड दिस ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी. और ये दोनों कंट्री कर चुके हैं एक्वायर न्यूक्लियर पावर, और दे आर इन द प्रोसेस. तभी तो वो P5 नेशन का इनके ऊपर सैंक्शन एंड ऑल, यू कैन सी ऑल दिस. हाँ, सो यू विल सी ऑल दिस थिंग्स कि उनके ऊपर अटैक हो रहा है, या फिर उनकी जो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर इनरिचमेंट. या कहाँ पे? यहाँ. अच्छा, चाइना ये एक्चुअली कनेक्ट करती है ना, इसलिए दिखा रखा है. अदरवाइज चाइना इज नॉट इनटू दिस ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी. इट्स ईरान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया. फाइन, ठीक है. हाँ है, बड़ा तो है. मतलब अभी एग्जैक्ट तो यार फोटो ऐसे आएगा नहीं ना, छोटा सा ही है, लेकिन बड़ा है. ऐसा भी नहीं है, बड़ा ही कंट्री, ठीक ठाक बड़ा है. फाइन. उधर थोड़ा सा पार्ट रशिया का भी है. फोटो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है. ऑल्दो नॉर्थ कोरिया समहाउ कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी है, और उनका अपना इसके साथ भी है. फाइन. चाइना के साथ भी है. तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इट शोज कि 3 कंट्रीज हैं जो लार्जली इस पॉलिसी को फॉलो करती हैं. फाइन. और सबके अपने अपने मोटिव्स हैं. फाइन. इसमें 2 कंट्रीज तो बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द पाकिस्तान एंड द नॉर्थ कोरिया. इससे सारे लोग परेशान हैं. एंड इनको पहले कहा जाता था एक्सिस ऑफ इविल. क्या कहते थे? एक्सिस ऑफ इविल कहते थे. फाइन. बिकॉज ये लोग कहीं ना कहीं शैतानी करते रहते थे. फाइन. चलिए, नाउ इट इज अगेन ए क्वेश्चन फॉर यू ऑल. अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे ये बताइए, सो हु इज ए बिगर थ्रेट फॉर इंडिया? इट इज पाकिस्तान और चाइना? So why Pakistan and why China? So exactly, this is the word that China के साथ हमें क्यों नहीं issues हैं, because China is a responsible state. That's why हमने पढ़ा है वो, और वहाँ पे मैंने इसलिए ये डिफाइन भी किया था कि why, what is the difference between what is the issues. So it is China that is more responsible, and it is the Pakistan that is following the brinkmanship policy, and not the, अभी चाइना नहीं कर रही है. तो हमें जो ज़्यादा थ्रेट है वो पाकिस्तान से है, because you can't predict what they are supposed to do. They can do Kargil, they can attack our territory 26/11, they can attack on Uri or Pathankot, they can do anything. चाइना जनरली ये सब काम नहीं करती, करेगी तो बहुत छुप छुपा के करेगी. They have done, they are doing in the northeast. नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड एंड ऑल इशूज आर फ्लेड बाय ऑफ लेट चाइना,
बट कभी खुल के नहीं आते हैं वो, बट पाकिस्तान खुल के खेलती है बिकॉज दे आर मैड चाइल्ड विद ए लोडेड गन। रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तभी हमें खतरा जिससे है, जिससे ज़्यादा व्हाट आई अंडरस्टैंड इज अगेन द पाकिस्तान, बिकॉज चाइना इज सम हाउ प्रोडिक्टेबल, और चाइना की स्टेक होल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं in the world politics and world economy, but it is the Pakistan who is having nothing to lose, and beggars are not losers बोलते हैं ना हम लोग, beggars are not losers, so it is the India who is having a great threat from whom, पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान अब दोस्ती किससे कर रहा है बेसिकली, चाइना के साथ, तो हमारी जो टेंशन है बहुत जरी बढ़ गई है। फाइन, चलिए, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो नॉर्मल होता क्या है। वी से ना कि we don't have the normal relation with the Pakistan, so let us try to understand what is the normal। कहते हैं ना आप लोग, it is complicated, relationship stated it's complicated, so what is normal, so वही देखते हैं कि what is complicated में what is normal। so पहला recognizes each other's sovereignty, so do India recognizes Pakistan's sovereignty, नहीं, हम लोग नहीं करते, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि पीओके वाला हिस्सा हमारा है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ द डिस्प्यूट जो हमने डिस्कस किया थोड़ी सी शुरू में। फाइन, चलिए, सेकंड इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, डू यू रिकग्नाइज, नहीं, वी डोंट, वो हमने तो उनको तोड़ भी दिया है, सॉवरेनिटी भी उनकी हमने वायलेट एक बार करी है 1971 में, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो है ही नहीं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ द डिस्प्यूट विद द पाकिस्तान। देयर शुड बी गुड ट्रेड, एक लेवल का ट्रेड होना चाहिए। फाइन, सो पाकिस्तान के साथ हमारा हार्डली $200 बिलियन की, जो बहुत कम, $200 बिलियन की जो बहुत ही कम है, सो नथिंग फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, बहुत कम है। फाइन, एंड देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग P2P रिलेशन। व्हाट इज P2P रिलेशन, पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल। फाइन, सो डू यू फाइंड कि इन सब चीज़ों में कहीं पे भी हमारे उनके साथ मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही है ना, सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्या है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। फाइन, सो इसलिए वी डोंट हैव नॉर्मल रिलेशन विद द पाकिस्तान। फाइन, चलिए, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन केस हमारे नॉर्मल रिलेशन हो जाए तो क्या क्या फायदा हो सकता है इंडिया को। सो यू कैन पंडर अपन इट एंड वी कैन डिस्कस एज वेल, क्या क्या हो सकता है। पहला, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या क्या एस्पेक्ट आ सकते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, दोनों सिक्योरिटी विल सिक्योर ऑफ इंडिया। फाइन, चलिए, सो इससे क्या फायदा होगा, अल्टीमेटली इंडिया को ही फायदा होगा। फाइन, फाइन, चलिए, connectivity, so we have seen Pakistan is a zipper state that zip Asia with the whom, Europe, so or it is a pivot state because of its strategic location, it gives an access to the Central Asia or West Asia both, so हमारी connectivity बढ़ जाएगी। कोई है हमारा ऐसा रूट जो कनेक्ट करती है, so there is a one agreement with India and Pakistan Central Asia के साथ। आपका होमवर्क होगा गूगल करना कि इंडिया पाकिस्तान के में कोई लैंड कनेक्टिविटी रूट है क्या। सो देयर इज ए मीन्स इफ देयर इज ए कनेक्टिविटी रूट दैट वाज साइंड और दैट इज प्रपोज्ड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, कोई एग्रीमेंट है क्या ऐसा। फाइन, पढ़ के आइएगा। फाइन, नेक्स्ट, थर्ड इज द एनर्जी सिक्योरिटी। फाइन, how it is related to the energy, do you think Pakistan is an energy rich country, नहीं है, so how energy security will be provided, बहुत जगह हमारे पास, एग्जैक्टली, नहीं उनकी एनर्जी नहीं है, इट इज एक्चुअली पेट्रो एनर्जी की वी आर टॉकिंग, दैट ही इज सेइंग एक्चुअली कि सेंट्रल एशिया इज रिच इन एनर्जी सोर्सेज, पेट्रोलियम एंड CNG एंड ऑल थिंग। सो तापी पाइपलाइन इज देयर, सुना, नाम सुना है कभी, तो वो ताप्ती है, और तापी रिवर, हाँ तापी, हाँ तापी रिवर, ताप्ती, ताप्ती है शायद, तापी भी, अच्छा होगा, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। भाई कोई बात नहीं, सो वो नहीं है, ये शॉर्ट नेम है तापी का, दैट इज ए पाइपलाइन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स एनर्जी पाइपलाइन। फाइन, जिसका रूट अफगानिस्तान से होके पाकिस्तान से होके इंडिया की ओर आने वाला है। इट इज प्रपोज्ड इफ आवर रिलेशन विद पाकिस्तान इंप्रूव्स देन इट कैन बी डन। इसका क्या फायदा होगा, क्यों एनर्जी की जरूरत है इंडिया को, इंडिया, ये सब ना वर्ड
एनर्जी स्टाफ, लिखना है ये सब, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज नोन एज एनर्जी स्टार्व कंट्री. डू यू हैव सफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया? पेट्रो रिसोर्सेज अपने पास हैं क्या? गैस रिसोर्सेज हैं क्या? बट लार्जली इकोनॉमी किस पे चलती है? यही दोनों पे चलती है अभी के टाइम में. सो दैट्स वाई यदि तापी हो गया तो हमारा जो गैस पाइपलाइन है, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, दैट इज अगेन नॉन पॉल्यूटिंग, लार्जली नॉन पॉल्यूटिंग रिसोर्स है, वो हमारे हमारे इजी एक्सेस हो जाएगा. ओनली बिकॉज वी आर हैविंग बैड रिलेशन विद पाकिस्तान और नॉट दैट और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन विद पाकिस्तान, वी आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग. और लगाइए कितना फायदा हो जाता है इंडिया को. फाइन, चलिए. Fourth is the regional integration of South Asia, which is needed to eradicate poverty. Fine. So India में कितने लोग poverty line BPL हैं? क्या क्या? Again, these are the data you need to रहना चाहिए दिमाग में हमेशा, because when you quote all this data ना, आपका आंसर काफी रिच हो जाता है. Fine. So ये भी लिख लेना कहीं कि what numbers of the Indians are below poverty line? इतना ही है. फाइन. सो ठीक है, लमसम में मैं ले रहा हूँ. फाइन. इतना इंडिया में है तो पाकिस्तान में कितना होगा? बहुत ज़्यादा है इससे भी. फाइन. अगेन प्रोपोर्शनली ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि नंबर में ज़्यादा है, प्रोपोर्शनली ज़्यादा है. सो बेसिकली देखा जाए तो साउथ एशिया इज़ वर्ल्ड्स वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इसमें रहते हैं. और यहाँ पे काफ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज का इशूज़ है एंड ऑल इशूज़ हैं. फाइन. only because we are not able to focus upon all these things. We are focusing upon the nukes, we are focusing upon the weapons. At the same time our population is struggling and starving. So there is a place in, there used to be a place in India, Kalahandi. Fine. Kalahandi का नाम सुना है? So वहाँ पे starvation के कारण बहुत ज़्यादा डेथ होती थी. At the same time we are preparing for what? War, and the nukes and the Rafale we are buying. Fine. 36 Rafale. So लगाइए यदि हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते तो हमारा एक डिफेंस का जो एक बड़ा बजट है, जो बहुत ही बड़ा बजट जाता है, वो नहीं जाता तो हम किस चीज़ पे खर्च करते? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पॉवर्टी पे, यही पे खर्च करते हैं ना. नॉट फॉर इंडिया बस वेल एज द पाकिस्तान, इट इज गुड. फाइन. सो वो वाला जो एक लार्ज अमाउंट है वो डाइवर्ट हो रहा है हमारे डिफेंस, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. पॉवर्टी तो जब आएगी ना, जब कंट्री रहेगी, कंट्री नहीं रहेगी, पॉवर्टी की बात नहीं होती. तो आवर प्रायोरिटी इज डिफेंस एंड नॉट द ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट और इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी. फाइन. सो इसीलिए भी वो अच्छे रिलेशन होने पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं और जरूरी है. यदि हमारे बॉर्डर्स स्मूथ हो जाएंगे, यदि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो वी कैन डाइवर्ट ए लार्ज चंक ऑफ अमाउंट टुवर्ड्स आवर डेवलपमेंटल वर्क इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. फाइन. चलिए. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर विच इज वेरी रियल इन साउथ एशिया विल नॉट बी देयर. सो देयर इज ए पॉसिबिलिटीज. अभी तो ले लीजिए कि स्टिल देयर इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन द पाकिस्तान, और रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स आर देयर इज पाकिस्तान, इधर मिलिट्री और द जो भी है उनका जो सिविलियन गवर्नमेंट है. लेट अस सपोज कि वो हाफिज सईद के पास पहुंच जाए, या फिर उनके जितने प्लेयर्स हैं जो बहुत ही रेडिकल हैं, यदि उनके पास पहुंच जाए, दैट इज वेरी पॉसिबल इन पाकिस्तान. वहाँ कुछ नहीं पता किस दिन हो जाए, किस दिन वो लोग किसी के ऊपर अटैक करने हैं. यदि किसी दिन इरिस्पॉन्सिबल पावर, नॉन स्टेट एक्टर्स के पास आपके पास न्यूक पहुंच गया, तो यू कांट इमेजिन द सिचुएशन. they will bomb India for the sure. That's why to keep it this thing ward away, we need to have a good relation with the Pakistan. Fine. चलिए देखिए. Now let us try to understand the key issues with the Pakistan. Fine. So there are almost 7 or 8 issues with the Pakistan. Fine. कितने हैं? So 7 से 8 issues हैं that we are supposed to discuss, and let us see कि क्या क्या हैं इसके various facets. Fine. So can you quote? पहला issue क्या है? कश्मीर इज द एक्चुअली बहुत बड़ा इशू विद द विज़ पाकिस्तान, बहुत बड़ा इशू है. फाइन. चलिए, वी विल डिस्कस द कश्मीर का इशू इन डिटेल, बट कैन यू लेट मी नो कि व्हाट इज द लार्जर इशू ऑफ द कश्मीर? क्या है लार्जर इशू? आई एम टॉकिंग उनका है, बेकार हो गया. क्यों क्यों? हनीमून मनाने के लिए नहीं है कश्मीर है तो है? क्या क्या हुआ? हाँ हाँ.
जितना फैला हुआ उतना फायदा नहीं. वी हैव द एग्जांपल ऑफ रशिया. यू विल सी कि व्हाट इज इशू ऑफ द कश्मीर. सो लार्जली इट, this is the thing. So Kashmir is nothing about anything. Location is quite cool, I understand location का importance है, but the larger battle between India and Pakistan vis-a-vis Kashmir is of the ideology. क्योंकि उनकी देखिए टू नेशन थ्योरी यही तो हम लोग पढ़ रहे थे. सो व्हाट वी हैव स्टडीड अभी कुछ देर पहले यही पढ़ा ना हमने. क्योंकि थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे ज़्यादा, सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट. सो कश्मीर कुछ भी नहीं है. इट इज़ एक्चुअली apt example of two nation theory, try to impose Kashmir over here. So what is the theory of the Pakistan कि मुस्लिम के लिए एक्सक्लूसिव क्या हो पाकिस्तान और हिंदूज के लिए एक्सक्लूसिव इंडिया. सो कश्मीर मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की है. फाइन. सो वो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली कश्मीर इज आवर्स. फाइन. सो इट इज अगेन आइडियोलॉजिकल वॉर दैट वी आर फाइटिंग विद द पाकिस्तान विज़-अ-वी कश्मीर. कश्मीर में और कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट इट इज क्वाइट ओके. आइडियोलॉजिकल वार वी डोंट वांट टू लूज. वो हार गए तो ये थ्योरी प्रूव हो जाएगी, ये हमें कभी करना नहीं है. फाइन. क्योंकि इससे इंडिया के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा हो जाता है. फाइन. चलिए सेकेंड इज द सियाचिन. व्हाट इज सियाचिन? ग्लेशियर है. और कुछ इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. सियाचिन में प्रीलिम्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे. हाईएस्ट पीक किसने बोल दिया? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. फाइन. सो नहीं है, सियाचिन नहीं है. सो सियाचिन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोल. मैंने बताया भी वो क्लास में कभी. क्या है? लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोल. इसको कहा जाता है थर्ड पोल, ये भी कहा जाता है. फाइन. सो विल सी व्हाट इज द इशू विद द सियाचिन और क्या यहाँ पे इंटरप्रेशन. थर्ड इज सर क्रीक. वेयर इट इज सिचुएटेड? गुजरात में, वो वाला जो हिस्सा है शेर की मूत्र की तरह. फाइन. सो नेक्स्ट इज द वाटर शेयरिंग इशू दैट यू कोटेड एंड इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द इंडस वाटर ट्रीटी. क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी है जो अकॉर्ड की थी 1960s में विथ इंडिया, क्या कहते हैं, इंडिया का पाकिस्तान के साथ. एंड इट वाज ब्रोक्ड बाय बेसिकली वर्ल्ड बैंक. यू विल सी, ठीक है ना, कि क्या इसके लार्जर इश्यूज हैं, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं. 1 2 3 उनके पास, 1 2 3 अपने पास. ठीक है ना. वेस्टर्न वी विल डिस्कस इन डिटेल, कोई दिक्कत नहीं उसका. और ये सब क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बहुत आएंगे. तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द मेंस, इट इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द प्रीलिम्स कि नुब्रा रिवर कहाँ से बहती है. नुब्रा वैली आएगा हमेशा. लोकेशन ऑफ द करगिल आएगा, लोकेशन ऑफ सियाचिन आएगा, वेस्ट ऑफ दिस थिंग. ठीक है ना. सो इंडस रिवर को अरेंज करने के लिए आ सकता है, उनकी ट्रिब्यूटरीज आ सकता है. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिलेटेड है. फाइन. चलिए नाउ दीज आर द टेंजेबल इशू. नाउ लेट अस ट्राई टू सी इनटेंजेबल इशू. सो ऑर्डर में है 3 इश्यूज और, दैट इज इनटेंजेबल. टेंजेबल जो बहुत ही दिखता है, दीज आर द टेंजेबल दिख रहा है. रेस्ट इज द टेररिज्म दैट कांट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ड. ये फील होता है हमें. टेररिज्म का इशू देखेंगे. विल सी द आर्मी, व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी इन द पाकिस्तान, एंड अगेन व्हाट इज द रोल ऑफ द डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान. सो मैंने आपका एक वाला टेस्ट तो ले लिया है, दैट इज ऑफ द आर्मी वर्सेस डेमोक्रेसी. ये वाला टेस्ट लिया था, याद है ना? क्या था? क्या था ये वाला टेस्ट? मैंने एक लिया था DQ आपसे, उसमें मैंने कहा था यदि आपके पास चॉइस हो और पाकिस्तान का केस हो, सो उस दिन कौन केस में नहीं आया, क्लास में नहीं आया था, आप नहीं आई थी. सो आपसे पूछ लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. इनका भी रिवाइज होगा. सो यू हैव 2 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ओनली. देयर इज नथिंग लाइक बोथ एंड नन, ऐसा नहीं है. सो आप हैं क्या, इंडिया के एम्बेसडर पाकिस्तान में, और आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक स्ट्राइक में रिलेशन अच्छा करने के लिए पास. लेकिन आपके पास चॉइस ये है कि आपके पास 2 ऐसे लोग हैं जिनसे स्ट्राइक डील करनी है. पहला आदमी है जो आर्मी है, दैट इज द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान, एंड सेकंड इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान. सो एज ए डिप्लोमेट
आप किसको प्रेफर करेंगी यदि आपको डील अकॉर्ड करनी है तो? प्राइम मिनिस्टर से, क्यों? अब आप लोग बताइए कि क्यों करना चाहिए? अब समझिए कि आपको रिलेशन किससे बनाने हैं। इट इज द पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आर जनरली सेलेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेलेक्टेड? एग्जैक्टली अपोजिट है। मतलब वहां पे इलेक्शन नहीं होता, वहां पे आर्मी सेलेक्ट करती है कि ये मेरा बंदा है तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। फाइन, बिकॉज वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो शैम डेमोक्रेसी है, फर्जी का डेमोक्रेसी। वहां पे आर्मी विच इज मोस्ट पावरफुल, प्लस आर्मी इज यूनिफाइड। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई इधर से टांग खींच रहा, राहुल गांधी कहेंगे कि तुमने बेच दिया, बीजेपी वाले करेंगे तुमने बेच दिया, ठीक है ना। हाँ नहीं, वहाँ की आर्मी बहुत, देखिए पाकिस्तान में कोई यदि पढ़ा लिखा तबका है तो आर्मी है। दे आर वेल रेड, दे आर इन पावर, दे आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ। तो आर्मी कभी नहीं चाहती कि इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन खराब हो जाए, लेकिन कभी अच्छा भी नहीं चाहती। बीच वाला सिचुएशन बना के रखती कि बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आर्मी की अहमियत खत्म हो जाएगी। सारा डर तो डर का ही है ना, और बहुत खराब हो गया तो इनको, ठीक है ना, फिर इनकी ठुकैया जो हो गई है 71 में हुई है, 93,000 लोगों की हमने देखा था, वही होगा। तो दे वांट की ठीक ठाक सा रिलेशन रहे, जहाँ पे कुछ कुछ होता रहे, कुछ कुछ ना भी रहे। फाइन। एज ए डिप्लोमेट आपको एक आदमी से यदि किसी डिस्कस करना पड़े सारी चीज़ों को, तो आई विल प्रेफर आर्मी, बिकॉज देर इन पावर, देर इन रियल पावर। एंड आर्मी वहाँ पे एक है, आर्मी का रिलीजन वहाँ पे एक है और बहुत पावरफुल है। एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी बहुत ही वहाँ पे बनाना डेमोक्रेसी से भी खराब कंडीशन है। फाइन। बनाना से भी खराब क्या होता है, पता नहीं क्या होता है बनाना डेमोक्रेसी है, पीला पीला हो जाता है, जो पक जाता है वो होता है बनाना, जो काला सा पड़ जाता है, रोटन बनाना। फाइन। डेमोक्रेसी इज लाइक कि बहुत सारे वहाँ पे प्लेयर्स हैं, प्लस यूनिफाइड नहीं है वो लोग। इंडिया का कंडीशन एकदम उल्टा है। इंडिया में वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, आर्मी हमेशा नीचे है, एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। यही तो बोल रहे हैं, इसलिए तो आर्मी से ही करना चाहिए ना डील। तो एग्जैक्टली तो पापा तो अल्टीमेटली वही है ना, पापा से पूछ के ही जाएंगे ना ये। अल्टीमेट पापा जो है उनसे ही पूछना पड़ेगा, तो पापा से ही क्यों ना पूछ लें। फाइन, टाइम खराब कर रहे हैं। प्लस देखिए यहाँ पे कम से कम 6-7 प्लेयर होंगे, नवाज शरीफ होंगे, इमरान खान होंगे, ठीक है, एक दाढ़ी वाला है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ, बड़ा नाम आ रहा है आजकल, फजुल्ला, मौलाना फजुल्ला। फाइन, एंड यू विल टू डिस्कस विद दिस पर्सन एज वेल, हाफिज सईद, प्लस क्या कहते हैं एक और आदमी जो है। तो 5-6 लोग हैं जो डेमोक्रेसी के वहाँ पे वो हैं, सर्वे सर्वा हैं, 5-6 हो गए, बट आर्मी एक ही है वहाँ पे। तो आपको यदि डील करना पड़े नवाज शरीफ से, प्लस इमरान खान से, प्लस फजुल्ला से, प्लस XYZ और भी बहुत सारे TTP इधर, बलूचिस्तान के लीडर्स इधर, एट द सेम टाइम यू हैव टू डील विद द बाजवा, वन एंड ओनली वन बाजवा। यू विल प्रेफर वन बाजवा, बिकॉज इससे जो भी डील होगी ये ओके करेगा तो सब कुछ ओके हो जाएगा। अभी नवाज शरीफ हाँ भी कह देगा तो नहीं चलेगी उसकी। प्लस नवाज शरीफ को भी थोड़े पैसे दो, थोड़े इमरान खान को भी पैसे दो, थोड़ा सा आर्म्स किसी और को दो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फाइन, इससे बेटर है टू डील विद द आर्मी। विल सी। तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं है कि व्हाट आर आवर इश्यूज विद द आर्मी एंड द डेमोक्रेसी। फाइन। इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस दीज आस्पेक्ट एज वेल। फाइन, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फाइन। अगेन देयर इज अ वेरी गुड इमेज दैट शोज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या है ये? क्या है वो? वी विल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग सबसे बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म के। पाकिस्तान ऑफन सेज दिस, इससे पैसा भी लेते हैं वो यूएस से, इमोशनल करके, इमोशनल अत्याचार करते हैं वो, क्योंकि वी हैव लॉस्ट दिस टाइप ऑफ द पर्सन एंड वी हैव लॉस्ट इतना पैसा है। अगर तुम ही कर रहे हो तो तुम मरोगे ना। वी हैव द कंसेप्ट ऑफ भस्मासुर, और इन वेस्टर्न वर्ल्ड देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ द फ्रैंकेस्टीन मोनेस्टर। these are the भस्मासुर और फ्रैंकेस्टीन मोनेस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तुम मर रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस फसाद। फाइन। कटोरा तो उनका ही है, कटोरा इज देयर ब्रांड मार्क। कटोरा इज देयर ब्रांड मार्क, जैसे इंडिया का भारत स्तंभ है ना, कटोरा इज देयर, क्योंकि उसके अलावा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नथिंग। फाइन, वो हमेशा तो पैसा लेते, 36 बार दे हैव गॉन टू द IMF, एटलीस्ट 36 टाइम्स। फाइन। दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एनी कंट्री हैव गॉन टू द IMF, आई गेस। फाइन। और ग्रे लिस्ट में तो हैं और भी ब्लैक लिस्ट में होने के कार पे हैं। बेसिकली दिस शोज कि देयर आर लॉट्स ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर, दे आर क्वाइट
having clout over the Pakistan's internal politics and the policy vis-a-vis India. That's why हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसको इस कारण सब कुछ खत्म हो जाए, दैट इज द आर्मी. मतलब नहीं. वही तो दिक्कत है, कैप्चर करना तो इट्स वन ऑफ द खराब डिसीजन, खराब से खराब. हाँ, अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा, सिविल वॉर हो जाएगा इंडिया में. नॉट पॉसिबल. देखिए, इट इज नॉट अबाउट द नंबर्स. कश्मीर में व्हाट इज द रॉन्ग विद द इंडियाज पॉलिसी पहले कि वी आर ओनली लुकिंग टुवर्ड्स द नंबर. इतने लोग मार दिए, सो लोग आर इंपॉर्टेंट क्या? सो लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते, इट इज द आइडियोलॉजी दैट इज इंपॉर्टेंट. Why ISIS is one of the most threatened or one of the most revered or one of the most feared organization? Because it's ideology. ISIS की आइडियोलॉजी बहुत खतरनाक है. So it is not about the numbers. आप मारें, कितने लोगों को मारेंगे आप? 100 को, 1000 को, 5000 को, 20 करोड़ को भी मार देंगे तब भी वो 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ ही रहेंगे, काफ़ी होगा आपके लिए. फाइन. So it is not about the numbers. It is always about cutting the ideology. And it's very difficult as well, de-radicalization that we call. So very difficult, right? So that is the condition of the Pakistan. You can see कि there are lots of the non-state players that is quite क्या कहते हैं वहाँ पे dominant, right? चलिए, so what is the biggest issue? अभी तक आपको idea लग गया होगा with the India का with the Pakistan, right? So it is the issue of what? Identity और ideology. कहते हैं identity की issue है basically. So what is the issue of the identity and ideology? Identity is again two nation theory. Fine. Identity of having a responsible state vis-a-vis non-responsible state. Ideology of having two nation theory में exclusive state for the Pakistan, for the Muslim, and there is an inclusive state for the India, or that is India. Fine. And it is not about the territory or anything else or the resources. These are non-issues. The bigger fight is for the what? आइडियोलॉजी की लड़ाई है हमारी. फाइन. एंड ये कीप्स ऑन फ्यूलिंग द पाकिस्तान का रिलेशन विद द इंडिया, एंड दैट्स व्हाई वी आर क्वाइट परेशान. चलिए, सो लेट अस ट्राई टू सी आल्सो कि आइडिया क्या था पाकिस्तान का. इट वाज क्या? प्लेस, एक्सक्लूसिव प्लेस फॉर द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट. दैट वाज द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान. कौन लाया था पहली बार? हु इज द ओरिजिनल आइडियोलॉग ऑफ पाकिस्तान? टू नेशन थ्योरी नहीं, आइडिया ऑफ द पाकिस्तान. हाँ, नहीं जाना है ये भी. रहमत अली. सो ही इज ऑक्सफोर्ड में पहली बार उन्होंने एक रफ स्केच दिया था. दैट वाज अगेन गिवन द आइडियोलॉजिकल बेस बाय द इकबाल, अल्मा इकबाल, मोहम्मद इकबाल जिसको बोलते हैं, जिन्होंने शायद लिखी थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, वही ना. बाद में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा. दोनों वर्जन पढ़ना आप. सो इट विल गिव यू एन एनालिसिस कि क्या, दोनों वर्जन पढ़ना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी एंड हाउ रेडिकलाइजेशन चेंजेस योर आइडियोलॉजी. फाइन. सो क्या सो यू विल सी हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वी कैन सी कि हाउ गांधी इज गिविंग फ्यूल टू ऑल दिस आइडियाज बाद में. फाइन. चलिए, लेट अस सपोज खत्म करते हैं. चलिए, थोड़ा सा अभी आईआर से गांधी जी पे आ जाते हैं. इट विल गिव यू सम अदर पर्सपेक्टिव्स एज वेल. सो गांधी जी इज कंसीडर्ड एज अ नॉन वायलेंट मसीहा ऑफ द नॉन वायलेंस एंड ऑल. शो मी कि गांधी जी ने कहीं पे भी कोई भी आंदोलन शुरू किया वो नॉन वायलेंट था. यही तो मैं भी बोल रहा हूँ. None of the campaign started or none of the आंदोलन और none of the सत्याग्रह गांधी was non-violent per se. सब आंदोलन में कहीं ना कहीं वायलेंस का एलिमेंट था, और सबसे ज्यादा जो सफल हुआ है 1942 में, उसमें सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है. मान लो सर कोई वायलेंस करता तो वो भी हो जाता फादर ऑफ नेशन. सो फायदा भी तो होना चाहिए ना उस चीज से. आप सर जैसे चुप बन के बैठे रहो, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो ये थोड़ी आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा. मतलब चुप बनने का तो कोई इतिहास नहीं होगा, कहीं नहीं होगा. फाइन. सो देयर आर 2%. सो फादर ऑफ नेशन इनको इसने किसने कहा? इनको नहीं, उन्होंने महात्मा कहा था. एक्चुअली इन्होंने उनको मेडल दिया, सुन लो, इन्होंने मेडल दिया रविन्द्रनाथ टैगोर को. किस चीज का? गुरु जी का.
और गुरुजी ने इनको मेडल दे दिया महात्मा का। सो दोस्त आपस में मिलके एक दूसरे को मेडल दे देते हैं। फाइन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इनको फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। सो एनी गेस, आपने कह दिया जेल नेहरू, नहीं है वो, नहीं है वो है। सो बेसिकली हाँ नहीं, बहुत पॉपुलर है, सो बहुत पॉपुलर है, इट इज द सुभाष चंद्र बोस। सो INA आज़ाद हिंद रेडियो से उन्होंने नेशन को एड्रेस किया था ड्यूरिंग 1940s में, 41-42 के बाद ही, फाइन, जब INA वगैरह बन रहा था। फाइन, सो उन्होंने सटायरिकली कहा था कि आई नीड ब्लेसिंग्स ऑफ फादर ऑफ नेशन, बिकॉज गांधी के काफ़ी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट थे बोस के साथ, और बोस बाहर भाग गए थे इंडिया से। फाइन, व्यंग था, सटायर था, ये टोन था। सो कहते हैं वी आर नाइव, बेवकूफ़ लोगों की जमात है हम लोग। फाइन, सो हम कहते हैं ये। सो फादर ऑफ नेशन पता नहीं कैसे, देखिए आप क्या होता है ना, इवन आई फील कि गांधी को महात्मा बनाने के बहुत बड़े पीछे थे, बिकॉज ही वाज एक्चुअली, उनकी डेथ हुई थी, नाथुराम गोडसे ने मार दिया था। फाइन, सो मारने के बाद उनका इमेज जो है दैट बिकेम लार्जर। आई एम नॉट अगेंस्ट द गांधी और प्रो एनीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हाट इज द हिस्ट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। सो क्या होता है, गांधी वॉज लिविंग ए लाइफ ऑफ लोनर आफ्टर द 1947। फाइन, इंडिया आज़ाद हो गई थी तो इनको पूछने वाला कोई नहीं था। जैसे घर में होते हैं ना बूढ़े लोग, एक कमरे में उनको दे दिया जाता है ना, जिनके पास क्या होता है, बूढ़े लोग ही आगे बैठते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पूजा पाठ लगे रहते हैं। तो गांधी जी की कंडीशन यही हो गई थी आफ्टर द 1947, कोई इनको भाव नहीं देता था। 1948 जनवरी के आसपास, 30 जनवरी में। फाइन, अभी आने ही वाला, खूब हो रहा होगा अभी। फाइन, सो अभी क्या होता है कि गांधी जी वाज लिविंग लाइफ ऑफ ए नो वन आफ्टर द, इट इज फैक्ट एज वेल, सबने इग्नोर कर दिया उनको, सबने इग्नोर किया था। फाइन, और ये होता भी है जनरली। फाइन, आडवाणी जी की जो अभी कंडीशन है, ही इज द क्रिएटर ऑफ बीजेपी, बट सिंस मोदी इज इन पावर, Advani ji, again I am giving this political statement, but again is the fact as well. So Gandhi ji was living a life of no one, और अभी क्या नाथुराम गोडसे उनको मार देता है, तो मारने के बाद जो सिंपैथी होती है वो बहुत तगड़ी क्रिएट हो जाती है गांधी जी के लिए, और उसका फायदा कांग्रेस उठाती है। उस टाइम की कांग्रेस पॉलिटिकल गेन्स के लिए देन गांधी जी बन जाते हैं फादर ऑफ द नेशन। फाइन, सो दैट इज द रीजन। जो सटायर में कहा गया था वो कहीं ना कहीं एक्चुअली हो गया, फिर इन्होंने ही करना शुरू कर दिया, साबरमती के संत ने हमें आज़ादी दिला दी। बट नॉट ओनली द, it is not only the gift of the Gandhi ji, but again there is a contribution of the Bose, there is a contribution of the Bhagat Singh, there is a contribution of the Nehru as well. Chandrasekhar Azad is there, Patel is there. Without Patel it was not possible, India का integration नहीं होता। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था अभी, ठीक है ना। So these are the actually stalwart of the, or there is a contribution of the Shastri. India was on the verge of the collapse, so he united India. Fine. So these are the people that actually contributed to the formation of India. So कह देना it is good, but again I don't think he is the only person who should be given this title. Fine, there are lots of the stalwart that also needs recognition. That was off late. चलिए, so do we have any parallel of this thing? Conflict जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ है आइडियोलॉजी का, तो हमारे पास हैं 3-4 हमारे पास टेम्पलेट हैं इस टाइप का, that shows the gravity of the situation. कौन कौन से हैं? So Jews versus Palestine. We have seen basically, let's say Israel versus Palestine का issue, again there is a two nation theory जहाँ पे ideological war है। Fine, so we will study about this thing as well in the IR, what are the various issues and aspect of conflict. So you will see कहीं ना कहीं इसका relation two nation theory के साथ ही है। That's why India always shy to give Israel recognition. हमारे diplomatic relation कब से शुरू हुए हैं इसराइल के साथ? Any idea? Any guess? डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं। सो ऑलमोस्ट ये बन गया था 1946-47 में, आई गेस बना हुआ था इजराइल, उस टाइम ही बनाया लमसम में, हाँ उस टाइम से है। बट इंडिया नेवर रिकॉग्नाइज, ऑल्दो वी हैव ऑलवेज गुड रिलेशन विद इजराइल, बट वी नेवर रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बहुत एकदम से अभी के टाइम का है। सो यू विल अमेज टू नो कि इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द इजराइल only started in 1994। कितना बाद, 47-48 में आज़ाद हुआ था और 1994 में हम लोगों ने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दी। इससे पहले हम लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे, only because it was based out of the two nation theory that again suggests that Jews and Muslims are mutually incompatible। यदि हम उसको रिकॉग्निशन दे देते तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को भी
हवा मिलती, इसलिए हम लोगों ने कभी नहीं किया, और इंडिया हमेशा कंफ्यूज रही थी। उसके बाद में वी हैव शाइड अवे फ्रॉम दिस हिस्टोरिक हेजिटेशन एंड रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इजराइल, फाइन, जिन्होंने हमारे हमेशा साथ किया है। रशिया इज नॉट आवर ऑल वेदर फ्रेंड बट इजराइल इज ऑलवेज आवर ऑल वेदर फ्रेंड, फाइन, क्योंकि उन्होंने हमेशा हेल्प करी है और खुल के हेल्प किया है। पिगसस में भी तो उन्होंने हेल्प ही किया है, पिगसस, फाइन, तो इट इज अगेन रशियन। अगेन देयर इज अ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, इट इज ऑल्सो एक फाइट ऑफ आइडियोलॉजी, फाइन, और ये भी कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के फाइट का ही पैरेलल है, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ सॉल्यूशन ही दिखना मिल रहा है, इंडिया में भी नहीं मिल रहा है। अगेन वी हैव सीन दिस तमिल एंड सिंहलीज, थोड़ा सा मैंने बताया था, देन वी विल डिस्कस एज वेल इन द श्रीलंका का रिलेशन विद द इंडिया, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या उनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, फाइन, चलिए। सो इससे एक्चुअली पता चलता है कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन विज़-अ-वी पाकिस्तान, फाइन, चलिए। So it is all about the identity issue or the ideology issue, but Pakistan is itself suffering from the identity crisis, fine. So these are two identity crises that Pakistan is having. So क्या raw zone, so it is the Baluchistan area, there's the largest, मैं बता दूं, सब कुछ बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। So it is raw agents, Baluchistan is again having insurgency issue, तो उनको लगता है कि जितने भी बलूचिस्तानी हैं सब क्या है, रॉ एजेंट हैं, और इंडिया इनको फ्यूल कर रही है, फाइन। सो उनको पाकिस्तानी कैसे देखते हैं, जैसे रॉ एजेंट देखते हैं सबको, फाइन, उनके ऊपर बहुत एट्रोसिटीज़ भी करते हैं, एंड ये ओपन बुक में है, फाइन। अगेन इस द कराची वाला एरिया, इसको भी ये कहते हैं कि ये सब तो क्या है, बनिया लोग हैं, ये लोग इंडिया के साथ ही मिलना चाहते हैं, बिकॉज कराची इज़ नोन एज द मुंबई ऑफ द पाकिस्तान, और कोई भी कहाँ के भी इकोनॉमी अच्छी होगी तो वो फाइट नहीं चाहेंगे, फाइन। सो जनरली इंडिया का सिंधु देश की बात अभी कर रहे हैं, ऑफ लेट देयर इज ए टॉक ऑफ सिंधु देश, सिंध का ही एरिया है ना ये, सो सिंधु देश की बात हो रही है। देयर आर फ्यू पीपल, से आरिफ अजय क्या है, अगेन उतना नहीं इंपॉर्टेंट, अगेन देयर आर लाइक है इकोनॉमिक सेंटर है, सबसे बड़ा फायदा है ना, पाकिस्तान को इसको हटा दीजिए, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, और कुछ भी नहीं है, सो कुछ है ही नहीं, यदि कराची को हटा दें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, फाइन। ब्रो जोन इसलिए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनके साथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं दे कॉल कि वी हैव समथिंग सिमिलर विद द जम्मू कश्मीर, दैट इज द मुस्लिम्स, राइट। सो कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम एक हैं, तो वी आर ब्रो जोन्स, ब्रो जोन जो आप लोग कहते हैं ना, भाई भाई हैं, तू भाई मेरा भाई है, फाइन, वो वाली बात है यहाँ, फाइन। अब ये वाला जो एरिया है पश्तून से रिलेटेड एरिया, जो उसको क्या कहते हैं, अफगानिस्तानी है सारे, ये सब अफगानिस्तानी है, क्रैप हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पे पश्तून की आइडेंटिटी काफ़ी डोमिनेंट है। सो एक्चुअली दिस शोज, और ओरिजिनल पाकिस्तान जो बोलते हैं, जो पंजाबी पाकिस्तान है, पंजाब का एरिया, वो बोलते हैं ओरिजिनल हम ही लोग हैं, बाकी सब लोग फर्जी हैं, सारे लोग फर्जी हैं, फाइन। सो दैट एक्चुअली शोज दैट इज, यही तो बोल रहा हूँ। सो पाकिस्तान इज ए कंट्री, इट इज नॉट ए नेशन स्टेट, मैंने कहा भी होगा कई बार। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कंट्री और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन स्टेट, वो क्या होता है, स्टेट क्या होता है फिर, सब कुछ तो वही बातें होंगी, दोनों बातें एक ही हो गई। सॉवरेनिटी भी है, पाकिस्तान को सॉवरेनिटी है, लार्जली है, इट इज स्टेट, ऐसे में नहीं, स्टेट वो वाला नहीं जो हमारे, ये तो प्रोविंसेस हैं बेसिकली, स्टेट एंड नेशन स्टेट, देयर आर टू वर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो देयर आर टू, इंडिया की कोई आइडियोलॉजी है, नेशन जो है वो सेक्युलर होता है, स्टेट जो रिलीजियस होती है, स्टेट सेक्युलर होता है, सेकुलर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अभी इजराइल को क्या बोलेंगे आप, स्टेट की नेशन स्टेट, आपके हिसाब से? बस ये तीसरा डेफिनेशन नहीं, कंट्री इज नॉट वो वाला टर्म, इज नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म, फाइन। ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है नेशन स्टेट का, बट आई एम सेइंग कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट में एक समथिंग इज देयर दैट इज कॉल्ड फीलिंग फॉर ए नेशन, फाइन, दैट इज एग्जैक्टली, दैट इज इंटेंजिबल। कहते हैं ना, देश क्या होता है, कागज के टुकड़ों पे बना होता है, देश को कागज के टुकड़ों में बनाया है ना हमने,
ये फीलिंग होती है ना, व्हाट बाइंड्स इंडिया, इट इज द फीलिंग ऑफ इंडिया, फाइन, बिकॉज वी हैव यूनिफाइड एंड ऑलमोस्ट यूनिफाइड एंटिटी, सो दैट डिफाइंस नेशन स्टेट। एट द सेम टाइम जो स्टेट बोल रहे हैं ना आप लोग, सारी चीजें होंगे, बस वो फीलिंग नहीं होगी तो नेशन स्टेट नहीं होगी। अब समझ में आ गया? सो विच इज लार्जर एंड बड़ा वाला थिंग, नेशन स्टेट और स्टेट? So India is a nation state, at the same time Pakistan is the only state. Why only state? Because there are different conflicting identities. यदि आइडेंटिटीज conflicting होंगी तो there will be centrifugal forces, जो एक को इधर खींचेगी, एक को उधर खींचेगी, एक को उधर खींचेगी। उन्होंने अपने मुस्लिमों को भी आइडेंटिफाई कर रखा है, पंजाबी मुस्लिम, मुजाहिद्स, फाइन, मुजाहिर्स, हु आर मुजाहिर्स, जो यूपी बिहार से मुस्लिम्स गए हैं, कहते हैं वो तुम इंफीरियर हो, काले काले मुस्लिम हो तुम। They call it, I'm sorry to say, but they call it, fine, because we have seen this. One of the most important ideologue of the Pakistan India आ गए थे, और उन्होंने बहुत बाद में बोला भी था, he used to be Muslim, अपना someone from the UP, तो उन्होंने बहुत बड़ा भुलवा भी कहा था पाकिस्तान को ना, कि हमारी तो फिर वहाँ पे इज्जत ही नहीं है, because it is largely dominated by पंजाबी Muslims, जमहूरियत, fine, so it is largely dominated by पंजाबी Muslims, इसलिए there is a no feeling of the nation state. There's a state, there is a feeling of the state, there is a no feeling of the nation state, and that is the difference between India and Pakistan. Fine. Israel, strong nation state, because unified identity, because एक identity वहाँ की Jewish nation की बहुत strong है, इंडिया में तो फिर भी थोड़ी सी कम है, because we have different identities. Fine. But वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा strong है, uniform है वो लोग. Fine. चलिए Second is also the photo, the picture that shows, again ये UPSC में नहीं आएगा, but it will give you a perspective to understand the larger issues, and you can quote all these things. Pakistan is a state and non-state, so आप कर देंगे तो आपको एक ठीक ठाक लोगों को जिसको होगा पता चल जाएगा कि आपको आता है. फाइन, चलिए. So other issues let us try to see. Fine. First is the internal stability that Pakistan is crippling with. There's a rise of the TTP, तरीके तालिबान पाकिस्तान, तरीके लब्बैक is there, ठीक है ना. There are lots of the issues that is crippled, और वहाँ पे almost इंटरनल वॉर जैसी सिचुएशन हमेशा क्रिएटेड रहती है. फाइन, चलिए. पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑलमोस्ट ब्रोकन इन पाकिस्तान. फाइन, देयर इज अ वीक फैब्रिक. हमने कहा मुस्लिम में आपस में इश्यूज हैं, तुम काले मुस्लिम, हम गोरे मुस्लिम हैं, तुम पंजाबी मुस्लिम, हम तुम मुजाहिद. फाइन, तो क्या ही वो एक मुस्लिम और पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या ही टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं. इवन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव डिस्क्रिमिनेटेड विद द हुम, उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स, सॉरी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स विज़ उर्दू स्पीकिंग. तभी तो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ है. सो उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है. आइडेंटिटी नहीं होगी, सिर्फ वो स्टेट है वो, जिसमें वो चारों जो एस्पेक्ट बोलिए आपने है. देयर इज ए आइडेंटिटी, देयर इज ए सॉवरेनिटी, देयर इज ए पॉपुलेशन, देयर इज ए गवर्नमेंट, बट देयर इज ए नो फीलिंग फॉर द नेशन. फाइन, दैट्स वाई पाकिस्तान इंडिया में. एंड देयर इज ऑटोक्रेटिक रिजिम, दैट मिल स्टेटमेंट जो कहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज देयर. ऑल्सो रोल ऑफ पाक आर्मी और द डीप स्टेट इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन द पाकिस्तान. सो वहाँ पे डीप स्टेट हमने देखा क्या होता है डीप स्टेट, दैट मेक्स डिसीजन एक्चुअली. सो इट इज ओरिजिनल डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होती है, डीप स्टेट के पास होती है, और पाकिस्तान में आर्मी इज डीप स्टेट बेसिकली. फाइन, सो दैट्स व्हाई वी हैव द डिफरेंट आइडेंटिटीज विज़-अ-वी, ठीक है ना. चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आर द एथनिक इश्यूज और व्हाट आर द एथनिक आइडेंटिटीज. तो ये मैंने कहा था, वी डोंट डू रिसर्च व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान. कैन यू सी द नंबर ऑफ द आइडेंटिटी पाकिस्तान के पास कितनी है? So there are Shias, Baltis, Burkos, Waki, Korwaris, Yadgis, Kalas, Qom, Kalham, Tarwals, Khoristanis, Pashtuns, Baluch, Baroi, Tehwar, Sindhi, Marwari, मुजाहिर्स जो यूपी बिहार से गए हैं, पंजाबी, हिंद, पहाड़ीज, सिकारीज, कश्मीरीज, डोगरास. इतने तो उनके पास आइडेंटिटीज हैं. फाइन, और ये आपस में लड़ते रहते हैं, और सबसे जो आपस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डोमिनेटिंग है, सो वो कोई है तो ये पंजाबी ही है. बिकॉज more than 70% of the Pakistani army is constituted of the Punjabis. Fine, so that's why you call Punjabi Pakistani army. Dominant है, और who is dominant in Pakistan overall? It is the army. So ultimately who is dominant in Pakistan? It's the Punjabi. Fine, so Balochistan is the biggest part, biggest province of the Pakistan. We'll see, Balochistan का भी issue देखेंगे हम लोग. कराची इज डिस्ट्रिक्ट और प्लस इकोनॉमिक सेंटर. इट्स इकोनॉमिक, जैसे मुंबई अपना है ना, वो वहाँ का कराची है. फाइन, इंडिया की क्यों नहीं है पाकिस्तान, वो मुंबई क्यों नहीं है?
इकोनॉमिक कैपिटल, तो उनका भी वही है, उनका भी इकोनॉमिक कैपिटल कराची ही है, फाइन, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है दैट इज इस्लामाबाद, फाइन, कराची ही होगा, क्योंकि कराची इज अगेन एमलग्रेशन। कराची में यू विल सी द पीपल बहुत नॉर्मल हैं, दे आर नॉट हार्ड लाइनर्स, बहुत नॉर्मल है, फाइन। जब आदमी के पास ये सारी चीज़ें होती हैं ना, खाने का होता है, इंटरटेनमेंट का कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब काम करेगा, वो क्रिएटिव वर्क में आएगा। और ये लोग तो आपस में परेशान है, मुझे इसके यहाँ बम फोड़ना है, इसका बम यहाँ नहीं फूट रहा, तो वो क्या प्रैंक करेंगे एक दूसरे से, प्रैंक भी तो वही करेंगे तेरा मिसाइल मेरे पे नहीं छूटा प्रैंक भी उनका वही लेवल का होगा। सो वी हैव सीन द वीडियोज ऑफ द तालिबान्स, इंटरटेनमेंट वो करते हैं, तो कैसे जिम में जाके वो बंदरों की तरह नाच रहे हैं, तो उनका भी वही होगा, फाइन। अगेन मैंने इस क्लास में किसी ने कहा था, सो यस है पूछ भी है कहीं ना कहीं, अगेन इट इज अ नॉन सीरियस थिंग, ठीक है ना। बट द ब्यूटी इज, देखिए आप, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत तगड़ी है इसकी, ऑल्दो इट्स कुत्ता वाला है कहीं ना कहीं, बट आई एम नॉट कमेंटिंग। चलिए सो लेट अस ट्राई टू सी नाउ द नेक्स्ट फेज। जो हमने पाकिस्तान का देख लिया ओवरऑल, जो थी लार्जर इशू, यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सी द हिस्ट्री, दैट इज अगेन अ न्यू मॉड्यूल, इसी में सब टॉपिक, दिस इज द हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ द पाकिस्तान और इंडिया का। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिलेशन है दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। सो बहुत पुराना है हमारा, और larger part of the Indus Valley civilization lies in which part of the world, or which part of Pakistan, fine। मोहनजोदारो कहाँ पे है, हड़प्पा लार्जली, फाइन, ठीक है ना। चलिए, so it is again traced back to prehistoric times, fine। also in medieval times the two nations were ruled by the same invaders, fine। so although पाकिस्तान के मिसाइल्स के नाम क्या है, गौरी, गजनवी, गाजी, यही सब है ना, बाबर, यही सब है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने कत्लो गरत वहाँ पे भी मचाई थी, यहाँ पे भी मचाई थी। सो व्हेन नादिर शाह केम टू द इंडिया और इन्वेडेड इंडिया इन 1739, ही किल्ड ईच एंड एवरी वन, बहुत लोगों को मारा था, और लार्जली ही किल्ड द एरिया ऑफ द चांदनी चौक। चांदनी चौक में मुस्लिम्स डोमिनेंट होते थे, और मुस्लिमों को का दबा के कत्लो गारत किया था। सो वो कभी ये नहीं देखते थे कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है, वो देखते थे ये इंडियन है, भारतीय हैं, उनको मारो। तो इफ यू आर लविंग दोज पर्सन देन इट इज योर फॉल्ट, नॉट आवर्स, राइट। सो आप कुछ पूछ रहे थे। सो अगेन प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से पहले शुरू हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन में, वी आर नॉट टॉकिंग, हाँ हाँ। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट कि हम एकदम से टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहे, फाइन। सो इन मिडावल टाइम्स वी आर इन्वेडेड बाय ईच एंड एवरी वन, फाइन। सबसे हमने किया, जो भी अभी उनके मिसाइल विसाइल हैं सबने उनको ऊपर कत्लो गारत करी है, तब भी वो वही मिसाइल बना रहे हैं, देन इट सोज कि चलिए वो पता नहीं क्या सोचते हैं, फाइन। चलिए, द डिफेंस ऑफ इंडिया वाज लिंक्ड टू द डिफेंस ऑफ द खैबर पास इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान। सो historically it is a proven fact that most of the attacks on India are rooted from which place, that is the Khyber Pass। खैबर पास कहाँ पे है, पाकिस्तान में। सो नादिर शाह आया, मोहम्मद गौरी आया, फिर इवन अलेक्जेंडर आया इंडिया में, इट इज नोन एज टू द रूट ऑफ द इंडिया, रूट टू द इंडिया, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइन। इसलिए खैबर पास में कुछ होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर है ना, रूट गेटवे ऑफ इंडिया, तो खैबर पास हो गया। गेटवे ऑफ दिल्ली इज नोन एज द कश्मीर, फाइन। वही अपना गिलगित जीबी से हम लोग देखेंगे इसको, गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया से पास, लार्जली इट्स इन दैट एरिया ओनली, पीओके वाले हिस्से में, फाइन। खैबर पास जो हिंदू कुश से होके आ जाता है, फाइन। चलिए नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम्स द सेम कॉलोनियल इन्वेडर्स रूल्ड ओवर द कंट्री, ब्रिटिशर्स ने रूल किया हमारे ऊपर, फाइन। सो कुछ अलग नहीं है। सो शशि थरूर फेमसली कॉल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान एज ए कंजॉइंट ट्विंस। क्या कहते हैं, कंजॉइंट ट्विंस। क्या होते हैं ये, जुड़वा। जुड़वा में क्या एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, थोड़ा समय, हाँ 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 एग्जैक्टली। सो कभी ये वर्ड सुना है, हम्म,
क्या होते हैं? एग्जैक्टली। सो चिंकी एंड मिंकी, इंस्टाग्राम पे एक दो लड़कियां आती हैं ना, फाइन। सो इसी से स्प्लिट हो जाएगा, फाइन। सो इसको क्या कहेंगे? मोनोजाइगोट। आइडेंटिकल भी कह सकते हैं इसको, आइडेंटिकल ट्विंस, जो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। सो शशि थरूर फेमसली कॉल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान एज ए कंजॉइंट ट्विंस, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं दीज थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड। हमारे और पाकिस्तानियों के बीच में ऑलमोस्ट कल्चर एक जैसा है, लैंग्वेज ऑलमोस्ट एक जैसा है, फूड कल्चर एक जैसा है, पहनावा सब एक जैसा है, तो ऑलमोस्ट वी आर इक्वली ओनली, फाइन। व्हाट डिवाइड्स अस इज ए आर्टिफिशियल लाइन, दैट इज LOC। दैट्स वाई शशि थरूर कॉल्ड इट इंडिया एंड पाकिस्तान से कंजॉइंट ट्विन, ठीक है। सो तो इश्यूज भी कहीं पे होंगे, वी कैन कोट ऑल दिस थिंग्स, कंजॉइंट ट्विंस हैं तो हमें ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू गिव ए ओवरव्यू ऑफ द टाइमलाइन बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे डिलिब्रेशन अपॉन द टाइमलाइन, फाइन। सो दैट इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट अभी हम एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। इट विल गिव यू एन आइडिया कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट क्या हुआ है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में, फाइन। सो कहाँ से शुरू होता है? क्या उससे भी पहले ले जाइए, दैट इज देन आइडिया ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली गॉट एन क्वाइन, दैट इज ड्यूरिंग 1940s when direct action day was celebrated by the Muhammad Jinnah. Jinnah was not very sure when during the 1970s 47 that he will get Pakistan, but वो situation ऐसा create हो गया जिससे पाकिस्तान उनको मिल गया, फाइन। कभी हिस्ट्री में लोग देखते हैं, देखेंगे क्या ये नियाजी, AK नियाजी, हाँ AK नियाजी, वो जगजीत सिंह अरोरा, फाइन, JS अरोरा। सो 1940s में पाकिस्तान का आइडिया गॉट क्वाइंड अच्छे से, फाइन, अच्छे से उनका हो गया। एंड अगस्त 1947 में दोनों अलग होते हैं, फाइन। और अक्टूबर में हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। पहला इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई होती है वो अक्टूबर 1947 में होती है। क्यों होती है? विल डिस्कस ड्यूरिंग द कश्मीर डिस्प्यूट, फाइन। चलिए, अभी 1950s एंड 1960s तक ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक रहता है, बट 1962 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई होती है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कौन करता है? पाकिस्तान। और हमारे ऊपर लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान की किसके साथ? 1965 में, फाइन। सो सेकेंड वॉर हमारा किसमें हुआ? 1965 में। और यहाँ पे कुछ कुछ अकॉर्ड साइन किए करते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग ताशकंद, याद कीजिए, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की इसी टाइम हुई थी ना डेथ, फाइन। ताशकंद वो भी एक मिस्ट्री है इंडिया की बहुत बड़ी, जैसे सुभाष चंद्र बोस की डेथ की मिस्ट्री है, वैसे ही ताशकंद में उनकी डेथ की मिस्ट्री है, फाइन। उसके बाद क्या होता है? 1971 में जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर होता है, फाइन। और पाकिस्तान का दो हिस्सा बन जाता है, दैट इज द ईस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, और वेस्टर्न पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, ईस्टर्न इज द बांग्लादेश दैट वाज क्रिएटेड। नाउ 1974 में इंडियन पोखरण होता है, दैट इज पोखरण 1, और इंडिया क्या करती है? स्माइलिंग बुद्धा करती है, जो हमने न्यूक टेस्ट किया। बिकॉज क्यों किया था? क्योंकि हमें जरूरत पड़ी थी डिफेंस की, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड, फाइन। चलिए, अभी क्या होता है? 1989 में कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू होती है जियाउल हक के रिजिम में। जियाउल हक वाज अगेन ए डिक्टेटर ऑफ द पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था, और उसका ये क्रिएशन था कि वी विल क्रिएट इंसर्जेंसी इन द कश्मीर बिकॉज कश्मीर का लार्जली पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स, और उसका ये कहना था कि कश्मीरी हमारे साथ आ जाएंगे क्योंकि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे से मैच होती है, फाइन। उसके बाद क्या होता है? 1998 में बड़ा एक टाइमलाइन आता है जब इंडिया पोखरण 2 करती है, फाइन, जो वाजपेयी जी के टाइम में, जिसमें हमने देखा भी था परमाणु मूवी, फाइन, वो वाला। और इसी टाइम क्या करती है वो भी, पाकिस्तान भी एक सिमिलर टाइप का न्यूक्लियर टेस्ट करती है, बिकॉज इंडिया ने उनको लेजिटिमेसी दे दी न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने किया है तो उसको करनी उसकी मजबूरी होगी, उन्होंने किया, फाइन। चलिए, ऑल्सो पाकिस्तान में नहीं किया था, चंगी में किया था। इंडिया अडॉप्ट ए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इंडिया ने क्या किया कि हम लोग न्यूक्लियर पावर तो हैं, बट वी विल नेवर डू और यूज द न्यूक्लियर पावर फर्स्ट, हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए, दैट इज कॉल्ड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हाउएवर अभी हम लोग गवर्नमेंट ने बोला, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था, वी कैन चेंज दिस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, फाइन। अभी हमने चेंज करने की बात करी इसको, फाइन। चलिए, उसके बाद क्या होता है? 1999 में करगिल वॉर होता है, डिस्पाइट ऑफ न्यूक्लियर, करगिल वॉर हो जाता है, तो जिससे यही प्रूव होता है कि देयर इज अ नो यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, नो यूज ऑफ इट, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन इज लार्जली फॉर द डिटरेंस, एंड इफ देयर इज अ वॉर दैट मींस वॉर इज व्हाट? टू क्रिएट ए डिटरेंस को इसलिए होता है ना, वॉर ना हो इसलिए तो डिफेंस करना पड़ता है, और वॉर हो गया मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का वैल्यू जो है वो खत्म हो गई। सो देयर इज अ नो वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर वेपन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फाइन। चलिए, अभी क्या होता है? 2001 में पार्लियामेंट अटैक, फेमस, हमने देखा था वो, एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छी है, यू कैन सी इट।
और 2007 में क्या होता है, समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग हो जाती है, जिसमें से कर्नल पुरोहित एंड ऑल वो सब शायद इसमें शामिल थे, फाइन, जो उन पे एक्चुअली एक्यूजेशन था, जो बाद में रिहा हो गए। तो समझौता एक्सप्रेस यूज्ड टू बी द इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता था, उसमें बॉम्बिंग हुई थी। चलिए 2010 में अगेन कुछ हुआ है क्या, याद नहीं मुझे। 2008 में मुंबई अटैक हुआ, फेमस 26/11, और वहां से हमारा रिलेशन जो था एक अच्छे फेज में जो था, बिकॉज मनमोहन सिंह वाज इन फेवर ऑफ द पीस विद द पाकिस्तान, तो वो डिसरप्ट होना शुरू होता है 2008 में, क्योंकि 2008 के बाद हमारी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज पाकिस्तान डिड व्हाट, दिस अटैक ऑन द 26/11। और उसके बाद फिर मोदी जी आते हैं, वो भी ट्राई करते हैं अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, और वो जाते भी हैं पाकिस्तान, अपने नवाज शरीफ के नवासी के शादी वादी में जाते हैं, और उसी के कुछ अगले दिन के बाद क्या होता है, इंडिया के ऊपर अटैक हो जाता है। पठानकोट पहले होता है, पहले गुरदासपुर, पठानकोट, उसके बाद उरी, 3 चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फाइनली होता है क्या, इंडिया भी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। दैट इज द एक्चुअली हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ द पाकिस्तान जो अभी तक रुका हुआ है विज़ वे इंडिया। However, we will deliberate upon each and every aspect जो important होगा, from the starting from the 1947 to the 2021, फाइन, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, बट अभी टाइम नहीं है तो we will end it, फाइन। चलिए।